तो हम बात करते हैं HTML टेबल्स। टेबल का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? टेबल का इस्तेमाल हम अमूमन जो है हमारे पास जो डेटा होते हैं उसको ग्रिड फॉर्मेट में, टैबुलर फॉर्मेट में या रॉ या कॉलम के फॉर्मेट में अगर हम कोई डेटा डिस्प्ले करना हो या रिप्रेजेंट करना हो तो इसके लिए हम टेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस टेबल की इंपॉर्टेंस की वजह से HTML जो है हमें टेबल का टैग प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए हम अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं HTML में। अब कैसे क्रिएट करते हैं? तो सबसे पहले आप जो है एक टेबल का टैग लगाते हैं टेबल क्रिएट करने के लिए, और उसके बाद जो है टेबल जब क्रिएट करते हैं तो पहले टेबल का टैग लगता है और उसके अंदर जो है ना हम टेबल के जो भी डेटा होते हैं उसको जो है हम रॉ वाइज से प्रेजेंट कर रहे होते हैं। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ, तो हम बात करते हैं जब भी हम HTML में टेबल क्रिएट करते हैं ना तो उसके लिए हम टेबल का टैग का इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले। ठीक है। अच्छा, जब टेबल का टैग लगा लेते हैं ना उसके अंदर जब हम डेटा को शो करते हैं ना तो HTML में हम टेबल के डेटा को रॉ वाइज शो कर रहे होते हैं। अगर आप लोगों को पता हो रॉ कॉलम क्या होते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है, जिस तरह का मेरा कर्सर अभी मूव कर रहा है, इसे रॉ कहते हैं और इसे हम कॉलम कहते हैं जो वर्टिकल लाइन होते हैं। तो हम जो टेबल क्रिएट करते हैं ना उसमें जो डेटा है वो रॉ वाइज क्रिएट कर रहे होते हैं, मीन्स कि हम ऐसे क्रिएट कर रहे होते हैं। अच्छा, आपने अमूमन देखा होगा जब भी आप एक्सेल को इस्तेमाल किए होंगे तो हर रॉ में आपके पास छोटे छोटे सेल्स होते हैं। तो उन सेल्स के लिए हम क्या करते हैं, TD का इस्तेमाल करते हैं जो कि टेबल सेल जिसके ज़रिए हम क्रिएट कर रहे होते हैं, और इसको हम टेबल डेटा भी कह रहे होते हैं। तो अगर आप इस टेबल को देखें, सबसे पहले एक टेबल का टैग, ओपन टैग, क्लोज टैग। अच्छा, इस टेबल में कितने रॉज हैं? एक रॉ, फिर यहाँ से यहाँ तक दो रॉ, फिर यहाँ से यहाँ तक तीन रॉ। मीन्स कि इस टेबल के अंदर तीन रॉ बने हुए हैं और हर रॉ में कितने कॉलम हैं, कितने सेल हैं? तीन सेल हैं। तो ये टेबल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसके अलावा जो आगे की चीज़ें, जो हमारा टेबल होता है ना उसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। जब भी हम टेबल बनाते हैं ना उसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, वो चीज़ जो है आगे आएगी, इससे पहले ये देख लेते हैं टेबल हेड। जब भी हम टेबल बना रहे होते हैं ना तो अमूमन टेबल में हम हेडिंग का इस्तेमाल करते हैं जो कि टॉप में होती है बिल्कुल, और कॉलम के रॉ के लिए, रॉ की कॉलम के लिए जो है बिल्कुल टॉप में हेडिंग होती है हमारी, जबकि रॉ के लिए बिल्कुल स्टार्ट में हेडिंग होती है। अगर मैं इस इमेज से बात करूं तो ये जो हेडिंग है ये किसके लिए? कॉलम के लिए, कंपनी, ये सारी कंपनी यहाँ पे मेंशन है तो इस कॉलम के लिए ये हेडिंग है, इस कॉलम के लिए ये वाली हेडिंग है, और इस कॉलम के लिए ये कंट्री वाली हेडिंग है। लेकिन अगर आप देखें तो ये बेसिकली क्या है? एक पूरा रॉ है। इसी तरीके से अगर हमें रॉ में हेडिंग लगाना हो, मीन्स कि अगर हमें यहाँ हेडिंग लगाना हो तो हम क्या करते हैं कि हर रॉ के पहले सेल को, अगर आप इधर देखें तो ये एक रॉ है और इसके अंदर कितने सेल है? एक, दो, तीन। तो इसका जो पहला सेल होगा ना वो हेडिंग होगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं तभी आपकी चीज़ों समझ में आएगी, वैसे वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल तौर पे। अच्छा, वैसे ही करना जैसे हमने किया था। हमारा जो मेन फोल्डर था उसके अंदर HTML का फोल्डर था, और HTML के अंदर जो है अब आप क्लास 1 की जगह क्लास 2 का फ़ोल्डर बनाएंगे, उसी के अगला फ़ोल्डर बनाएंगे और क्लास 2 के फ़ोल्डर के अंदर आके अपने VS कोड को ओपन कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ तो कोई मसला तो नहीं है ना, या ये दोबारा करके दिखा दूँ मैं? किसी को भी कोई मसला नहीं है सैफुल्ला के अलावा? देखिए, वीक में असाइनमेंट तो बहुत सारे होंगे, मतलब कि हर क्लास में HTML का तकरीबन असाइनमेंट है। आज भी असाइनमेंट मिलेगा आपको,
और आज जो है तकरीबन 3 असाइनमेंट, एक असाइनमेंट होगा उसके 3 पार्ट होंगे, जिसमें से एक मैं कोशिश करूँगा कि अभी बनवा दूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि टेबल कैसे बनाते हैं। एक आप लोगों को खुद से बनाना होगा और एक के लिए जो है ना मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो प्रोवाइड कर दूँ ताकि आप उसको देख के काम कर सकें। इसके अलावा और कोई सवाल? क्यों मुश्किल हो रहा है असाइनमेंट में या मैनेज नहीं हो पा रहा है? ईमान वक्कार, माइक ओपन कर लें ईमान वक्कार। मैनेज नहीं हो पाएगा यूनी के साथ, तो आप ऐसा कर लेना कि यूनी के साथ मैनेज नहीं हो पा रहा तो रेगुलर बेसिस आप नहीं करवाएं। आप जो इसका फ़ाइनल फॉर्म आएगा जो कि तकरीबन हमारा जो चौथा कोर्स है गिटहब के बाद में आपको एक फॉर्म प्रोवाइड करूँगा जिसमें HTML के सारे असाइनमेंट सबमिट करने होंगे, और वो तकरीबन मेरे ख्याल से लास्ट क्लास के बाद ही मैं प्रोवाइड करूँगा। लास्ट क्लास से मुराद है कि गिटहब वाली क्लास के बाद, कोर्स के बाद ही प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि उसमें आपको डिप्लॉय करके वो पेज का लिंक डालना होगा। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपके पास 3 से ज़्यादा टाइम है आपके पास, हफ्ता इतवार को छोड़ के। अच्छा, हफ्ता इतवार को जो है ना मैं थोड़ा सा शेड्यूल चेंज कर रहा हूँ। हफ्ता इतवार को जो है हम कोई क्लास, जो हमने बात की थी ना शुरू में कि हम यहाँ पे हफ्ता इतवार में क्विज़ लेंगे और संडे वाले दिन हम जो है उस जो ड्यूरेशन पूरे वीक में हमने काम किया उसको प्रेजेंट कर रहे होंगे आप लोग। तो वो क्लास जो है हफ्ता इतवार को नहीं होगी, अब वो जो है रेगुलर क्लासेस जो टाइम में होती है ना उसी क्लास में होगी, ताकि आप लोगों को हफ्ता इतवार को जो है दिन भी मिल जाए काम के लिए, और उसके अलावा आप लोगों के दूसरे भी काम होंगे तो आप उसको आसानी से मैनेज कर सकें। देखिए, असाइनमेंट तो आपको सब सबमिट एंड में ही करवाना होगा, लेकिन आप जो है ना कि एक्स्ट्रा एफिशिएंसी दिखाने के लिए सर मैंने ये कर लिया, ऐसे किया है, तो थोड़ा सा अपने आप को दिखाने के लिए मैं कुछ हूँ, ताकि आप मतलब कि एक होता है ना वाह वाह वाली टाइप या उस टाइप की चीज़ें, तो आप यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं अगले दिन ही कि सर मैंने ये बना लिया है, तो आप इसे देख लें क्या सही है नहीं है, या फिर मुझे पर्सनल में भेज दें कि ये चीज़ें ऐसी हैं, ये सर देख लें आप। इससे ये होगा कि आप जो है ना थोड़ी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी, आप थोड़ा पेस में भी होंगे, और उसके साथ साथ ये होगा ना कि आप जो चीज़ें सीख रहे हैं उसकी आप जो है ना पब्लिसिटी भी करें, मतलब इसकी पोस्टिंग भी करें। अच्छा, आप लोग जो काम कर रहे हैं, जो पढ़े हैं अब तक, उसकी पोस्टिंग की है किसी ने अब तक? और मैंने लिंक्डइन का अकाउंट भी बनाने को बोला था, आप लोगों ने बना लिया है? मैंने करी है वेब पोस्टिंग, जो आपने समझाया था ना 4 टाइप से, उसकी होस्टिंग वो अपलोड करा है मैंने। अच्छा, क्या आपने उसमें एक्सप्लेन किया है बस, या पोस्ट तैयार करके बस नहीं, पेस्ट कर दिया? मैंने ना वो जो आपने जो फोल्डर में आपने जो सिखाया था ना उसमें मैंने लाइन कर दी अपनी तरफ से ऐड कि क्या क्या वो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है इसकी और कहाँ यूज़ होता है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो ये कहने कर हाँ, दिया। ठीक है। अच्छा, तो आपके पास इसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया पोस्ट हैं ना, या सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आप उसमें जी भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो है ना लोगों तक रीच पहुँचे, क्योंकि सही। अभी स्टार्टिंग चल रहा है ना, इसी से आप जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे, आप चीज़ें शेयर करते जाएंगे तो लोग आपसे कनेक्ट होते जाएंगे। आप ये सही। सोचेंगे एंड में बिल्कुल एकदम एक पोस्ट कर दूंगा मैं अच्छा वाला, तो वो हम्म, मेरे ख्याल से उस वक्त जब आप पोस्ट करेंगे तो वो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन आप पीछे से करते हुए आ रहे होंगे तो एक फ्लो में होगा कि, और यूट्यूब या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अलगम होता है कि एक ही पोस्ट जो होता है ना उतना वायरल नहीं होता है, जो पीछे से चल रहे आते आते हुए होते हैं ना, तो वो ज़्यादा आपके चैनल को बूस्ट कर रहे होते हैं। जी सही। ठीक है, तो अभी जी जैसे सही। कि आपने ये एक असाइनमेंट बनाया ना, असाइनमेंट मैंने आपको दिया होगा जो दिया था कल, तो जैसे आपने सीवी जी बना लिया, अब क्या करें उस सीवी को जो है ना थोड़ा सा रिकॉर्ड करें स्क्रीन में या मोबाइल से रिकॉर्ड कर लें, और उसमें आप बताते जाएं कि मैंने क्या किया है। मैंने एक दिन की क्लास में जो है ना इतने सारे टैग सीखे और उसकी मदद से मैंने ये बेसिक सा सीवी बनाया है जिसमें मैंने ये पोस्टिंग ये सब सारी चीज़ें
तैयार किए हैं, और इस टाइप की चीज़ें जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करके उसकी पोस्टिंग कर दें और मुझे भी शेयर कर दें, ताकि मैं भी उसको पोस्ट में लगा दूँ अपने, ताकि लोगों जी को सही है। तक पहुँचे। समझ रहे हैं आप? इस तरीके से ही जी जी मार्केट सर। होगी आपकी या दूसरों की, किसी की भी। हाँ। हाँ, ग्रुप में जो है लिंक्डइन सब अपना शेयर कर दे, ताकि एक दूसरे से सब कनेक्ट हो जाएं, और पोस्टिंग को शेयर और लाइक इस तरीके से थोड़ा सा ये होगा कि बूस्ट में थोड़ा सा हेल्प होगी। आप लोगों ने पोस्टिंग की है ईमान वक्कार और सानिया, क्या नाम था? हाँ, सानिया सिद्दीकी। आप लोगों ने पोस्टिंग की है? नॉट येट, अभी तक पोस्टिंग नहीं की आप लोगों ने। देखिए ये सब जो है ना, इसमें डिले नहीं करें, बिल्कुल ये समझ लेना कि आप जैसे आज जैसे आप लोगों ने कुछ पढ़ा ना, उसके साथ साथ जो है ना स्क्रीनशॉट आप ले लें और थोड़ा सा खुद से एक्सप्लेन करके लगा दें। अच्छा, लगाएं तो इसी वक्त नहीं लगाएं, आप जो है सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम लगाएं, क्योंकि इस वक्त कोई पोस्ट नहीं चल रही होती है। तो कोशिश करें कि साथ साथ ही काम जो है ना ये सब तैयार करके रख लें, और एक टाइम में उसकी उसमें होता है ना ड्यूरेशन की, कि इस टाइम में आपको पोस्ट करना है, उस टाइम में आप जाके पोस्टिंग सेट कर दें, वो ऑटोमेटिकली उस टाइम में पोस्ट हो जाएगा। इससे आपके ऊपर बर्डन भी बनेगा नहीं बनेगा, और साथ साथ जो एक काम भी होता जाएगा, फ़्लो भी चलता रहेगा। और जो आप चीज़ बना रहे हैं ना, जैसे आपको असाइनमेंट दिया गया है, तो कोशिश करिएगा उसको जब बनाने के बाद जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। नहीं नहीं, एआई वॉइस ओवर करवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जो है ये आप दूसरे को बता रहे कि ये मैंने बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया है, तो आप एआई से वॉइस ओवर करवा के आप जो है ना पूरा अपनी मेहनत के ऊपर पानी फेर रहे होंगे। आप खुद से एक्सप्लेन करें, ताकि जो दूसरा देख रहा होगा ना उसको थोड़ा पता भी चले कि आप किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करें, कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा आपका, और दूसरे लोग जो सुन रहे होंगे उसको भी समझ में आएगा कि हाँ आपके अंदर कोई चीज़ है, आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब कि आपने काम किया है, आप कोई चीज़ समझा सकते हैं। आप सिर्फ ये नहीं कि काम, एक होता है ना सिर्फ काम करने आता है, अब वो किसी के सामने उस चीज़ को बता नहीं सकता, तो वो जो है ना एक साइड में ही रह जाता है। लेकिन एक वो बंदा होता है जिसे काम भी आता है, वो एक्सप्लेन भी कर रहा होता है, तो वो जो है ना जल्दी स्टेप अप चलते जाता है, ना कि जो दूसरा है जो सिर्फ काम करना जानता है। तो आपको बोलना भी आना चाहिए। तो आप जितना अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अपनी चीज़ों को बता रहे होंगे, ज़रूरी नहीं है आप कैमरा अपना लेकर आएँ या आप अपने आप को दिखाएं, बस अपनी वॉइस ओवर साथ साथ जो आप चला रहे हैं उसकी वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग करते हुए तैयार करके फिर पोस्ट कर दें, तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, ना कि सिर्फ आप जो एक तस्वीर लगा दें। एक मेरा सजेशन है, आप करना चाहें नहीं करना चाहिए आपके ऊपर है। ये इसी तरीके से जो है ना आपकी जो है मार्केटिंग ज़्यादा अच्छी होती है, लोग ज़्यादा आपको अहमियत दे रहे होते हैं। अब आप एआई से करवाएंगे ना तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि और ये जो है ना ऐसा लगेगा कि आप बस कहीं से उठा के डाल लें या कंटेंट के लिए काम कर रहे हैं। आपको कंटेंट के लिए काम नहीं करना है, आपको कस्टमर या फिर अपना जो है ना क्या कहते हैं कनेक्शन के लिए काम करना है। यहाँ पे अपनी एक अहमियत क्रिएट करनी है, तो ये मेन पॉइंट है। तो हम आगे चलते हैं क्लास को लेके, तो काम स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया कि जो वेब डेवलपमेंट का फ़ोल्डर था उसके अंदर गए, HTML का फ़ोल्डर था उसके अंदर गए, और उसके अंदर हमने क्लास 1 का ही फ़ोल्डर बनाया था जिसमें हमने कल काम किया था। आज हम क्लास 2 का फ़ोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर हम काम करेंगे। तो ये हमारा क्लास 2 का फ़ोल्डर मैंने उसे VS कोड में ओपन कर लिया, और मैं यहाँ पे एक पेज बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक पेज बना लिया है। अच्छा, आप लोगों के पास किसी को ये मसला तो नहीं हो रहा है जिसमें ऑटो सजेशन जो आ रहा होता है, जिसकी वजह से आप मतलब खुद से सोच नहीं पा रहे होते हैं? तो ये मसला तो किसी को नहीं आ रहा है? क्योंकि मैं जब काम कर रहा था ना कल, तो मुझे बार बार ये हो रहा था कि वो खुद से आ जा रहा है, तो कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मिक्सअप हो रहा है। तो अगर आपको ये मसला आ रहा है ना, तो आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। आप क्या करें, जिस भी VS कोड में ना, VS कोड में आके आप यहाँ पे फाइल के ऑप्शन में जाएं, और
यहाँ पे प्रेफरेंसेस है, यहाँ पे आप जाएं और उसके बाद यहाँ पे सेटिंग पे जाएं। अब इसे जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे आपको लिखना है को पायलट। तो को पायलट आप यहाँ पे जैसे ही टाइप करेंगे ना, अब आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। अब स्क्रॉल करके कहाँ पे रुकना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये गिटहब को पायलट इनेबल, यहाँ पे आप आएंगे। सही है, यहाँ पे आने के बाद ये स्टार वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू अभी फॉल्स है। आप लोग के केस में अगर ऑटो सजेशन ऑन होगा ना तो उस केस में यहाँ पे ट्रू होगा। आप क्या करें, यहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद इस जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ आपको ऑप्शन खोल देगा। आप फिर यहाँ पे इसको ड्रॉप डाउन करके ट्रू या फॉल्स पे जो भी आपको करना है उस पर सेट कर दें और सेट करके ओके कर दें और एंड देन इसको क्लोज़ कर दें। इसी तरह जब आपको ऑन करना हो, जब आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपको फास्ट डेवलपमेंट चाहिए हो, तो उस वक्त आप यहाँ पे ऑन कर लें। अभी आप खुद से काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग में सीख रहे हैं, तो अभी आप इसे ऑफ़ कर दें ताकि आप जो है खुद से बिल्कुल काम कर सकें। एंड देन इसको क्लोज़ कर देंगे तो आपको यहाँ पे ऑटो सजेशन जो है वो नहीं आएगा। अगर आ रहा होगा तो एक दफ़ा VS कोड को बंद करके दोबारा ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम काम करते हैं अपने टेबल पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेबल का एक टाइटल में मैंने टेबल को मेंशन कर दिया। जैसे कि मैंने बताया, जब भी मैं टेबल पे काम करेंगे हम, तो सबसे पहले टेबल का एक टैग लगाएंगे। यहाँ पे मैंने टेबल का टैग लगा लिया। अब टेबल में हम जब भी काम करते हैं ना तो रॉ वाइज काम करते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक रॉ क्रिएट कर लिया। अच्छा, मैं यहाँ पे 3 रॉ क्रिएट कर लेता हूँ। सही है, और हर रॉ के अंदर मैं एक डेटा डाल देता हूँ। रॉ 1, रॉ 2, रॉ 3। ठीक है, मैंने 3 रॉ क्रिएट कर लिए। अभी इसका मैं आउटपुट देखता हूँ। आउटपुट देखने के लिए मैं यहाँ पे आके लेफ़्ट क्लिक करूँगा, उसके बाद कॉपी बात करूँगा एंड देन एक ब्राउज़र में आके ओपन कर लूँगा। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ये रॉ 1, रॉ 2 और रॉ 3 यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, लेकिन ये क्या है कि सारे जो है एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो अभी हम इसको सेट करते हैं, आस्ते आस्ते काम करेंगे, सब सेट होता जाएगा। सही है, अब हमने देखा कि हर रॉ में ना कुछ सेल्स होते हैं, तो उस सेल्स को क्रिएट कर लेते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं और हर रॉ के अंदर हम क्या करते हैं, सेल बना लेते हैं। सेल के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, TD, जो कि टेबल डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल बना लिया और हर सेल के अंदर मैं यहाँ पे डेटा रख देता हूँ। यहाँ पे रख देता हूँ 1, यहाँ पे रख देता हूँ 2, यहाँ पे रख देता हूँ 3। सही है, या बल्कि इसको थोड़ा सा और करते हैं कि पहले मैं सारे रॉ को जो है ना क्रिएट कर लेता हूँ। तो एक रॉ ये बना हुआ है, 2 रॉ, 3 रॉ तैयार हो गए मेरे। और यहाँ पे मैं नंबरिंग कर लेता हूँ, 1 2 3, ये हो गया 4 5 6 7 8 9। सही है, मैंने कुछ रॉ क्रिएट कर लिए और हर रॉ के अंदर मैंने कुछ सेल क्रिएट कर लिए। अब मैं इसके तरह आउटपुट को देखूँ तो देखें आपको ये एक, अच्छा अभी थोड़ा सा अनयूजुअल टाइप का लग रहा है, वो आस्ते आस्ते सही होते जाएगा। अभी हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो आपको 1 रॉ मिल गया, 2 रॉ मिल गए, 3 रॉ मिल गया। इस रॉ में कितने सेल हैं, 1, ये 2 3, इसी तरह इसमें भी 3 है और इसी तरह इसमें भी 3 है। अच्छा, उसके बाद हमने बात की कि जब भी हम कोई टेबल बना रहे होते हैं ना, तो उसमें हम हेडिंग का अमूमन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि टॉप में होता है इसके लिए, कॉलम के लिए, और साइड में पहली आपकी जो कॉलम होती है उसमें होता है रॉ के लिए। तो वो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ
तो कैसे होगा? तो अगर मुझे यहाँ पे मुझे एक हेडिंग क्रिएट करना है, तो ये बेसिकली क्या है, हमारा एक रॉ है और ये हेडिंग किसके लिए होगा, इस कॉलम के लिए होगा, ये हेडिंग इस कॉलम के लिए होगा, ये हेडिंग इस कॉलम के लिए होगा। तो इस रॉ में हमें काम करना है, तो ये रॉ पहले हम ढूंढते हैं। तो ये हमारा ये रॉ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन रॉ को हेडिंग में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस TD की जगह मैं लगाता हूँ TH, सही है। और मैं यहाँ से इसको ड्रॉप डाउन करके 3 कर लेता हूँ, 1 2 3। अब मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखिए ये हेडिंग बन गया खुद से ऑटोमेटिकली। अच्छा, ये नहीं कि हम हेडिंग के लिए यहाँ पे H1 H2 H3 H4 F5 या H6 का इस्तेमाल करेंगे। टेबल में हेडिंग हम इस तरीके से क्रिएट करते हैं जैसे अभी हमने किया है, ठीक है। अभी हमने हेडिंग किसका बनाया है, कॉलम का बनाया है। इस वाले कॉलम के लिए ये 1 वाला हेडिंग है, इस वाले कॉलम के लिए 2 वाला हेडिंग है, इस वाले कॉलम के लिए 3 वाला हेडिंग है। अब मुझे इस रॉ के लिए और इस रॉ के लिए भी हेडिंग बनाना है, जो कि ये पहला दोनों बनेगा। तो इस पहले दोनों को ढूंढ लेते हैं हम, कहाँ पर है। पहला आपका दूसरा रॉ ये रहा, इसमें क्या है बेसिकली, ये दूसरा रॉ का पहला सेल है और तीसरे रॉ का पहला सेल है। तो ये दूसरा रॉ, ये हमारा दूसरा रॉ हो गया और ये हमारा तीसरा रॉ हो गया। और इन दोनों रॉ के पहले पहले सेल को लेना है, मतलब कि ये वाला सेल आएगा और ये वाला सेल आएगा। तो इन दोनों सेल को हमें हेडिंग में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए बस सिंपली आप इसको रिमूव करके TH लगा देंगे और यहाँ पे 4 लिख दें। इस तरह यहाँ पे भी होगा, इसको रिमूव करके TH लगा दें और यहाँ पे 7 लिख दें। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि 1 2 3 ये आपका पहला रॉ हेडिंग बन गया, जो कि किसके लिए, कॉलम के लिए, इस कॉलम के लिए, इस कॉलम के लिए, इस कॉलम के लिए। जबकि 4 और 7 हेडिंग बन गया किसके लिए, रॉ के लिए, इस रॉ के लिए है और ये इस रॉ के लिए है। तो इस तरीके से हम हेडिंग और हेडिंग क्रिएट कर रहे होते हैं रॉ और कॉलम के लिए। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि जब भी हम टेबल बनाते हैं ना, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 3 पार्ट में किस तरीके से डिवाइड करते हैं, जो टेबल का हेड वाला पार्ट होता है ना, जिसमें सिर्फ हेडिंग होती है, जो पहले रॉ वाली हेडिंग होती है उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसको हम T हेड में रख देते हैं। इस तरह जो टेबल का पूरा बॉडी होता है उसको हम रख देते हैं T बॉडी में। और जो टेबल का फुटर होता है, मीन्स की जो लास्ट लाइन होती है जहाँ पे हमें कैलकुलेशन का रिजल्ट मिल रहा होता है या फिर कोई नोट्स वगैरह होते हैं, ये जो टेबल से रिलेटेड डिमेंशंस होते हैं या फिर कुछ अदर चीज़ें, मीन्स कि सिंपल रखें तो लास्ट लाइन जो हमारी होती है उसे हम टेबल के फुट में फुट में रख रहे होते हैं। आप ये कैसे रखते हैं, आप क्या करें, इस कोड को, ये क्योंकि हेडिंग है 1 2 3, अगर आप देखें तो ये हमारा पहला रो है और ये हेडिंग है। तो मैं चाहता हूँ कि ये T हेड के अंदर आ जाए, तो मैं इसको क्या करता हूँ, 1 सेकंड के लिए कॉपी करके रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं लगाता हूँ T हेड का टैग लगाया और इसके अंदर मैं आके ये पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। तो अच्छा, अगर आप जब भी काम करो ना, तो इस तरह की फॉर्मेटिंग आपसे ख़राब हो जाए, तो आप क्या करें कि इसको सिलेक्ट करके लेफ़्ट क्लिक करें इसी के ऊपर, और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट सिलेक्शन या फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो पूरा आपका जो पेज है वो सारा फॉर्मेट में आ जाएगा, और अगर आप सिलेक्टेड पार्ट को फॉर्मेट करना चाहें तो फॉर्मेट सिलेक्शन में क्लिक करेंगे और आपका जो है कोड फॉर्मेट में हो जाएगा, तरीके से एक आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से क्या किया हमने, टेबल के हेड वाले पार्ट को हमने T हेड में रख दिया। इस तरह का टेबल का बॉडी, जो कि अभी हमारे केस में भी छोटा सा है, तो इसको हम बॉडी के अंदर रख देते हैं। सही है। और इस तरीके से ये फूटर वाला पार्ट है, जो कि लास्ट लाइन है, अभी हम कंसीडर करें ये फूटर है, तो इसको हम T फूट के अंदर रख देते हैं। और इस पूरी को हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। अच्छा, फॉर्मेटिंग है, यहाँ पे शॉर्टकट भी दिया हुआ है, कंट्रोल F या फिर कंट्रोल K, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा ये टेबल एक फॉर्मेटिंग में आ गया है। अच्छा, अगर अब इसका आउटपुट की बात करें तो आउटपुट में आपको कोई भी फ़र्क नहीं दिखेगा। तो ये T हेड, T बॉडी और T फुट का क्या काम था, इसका काम बेसिकली SEO में हेल्प करना था, बस, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है। अच्छा,
अब जहाँ भी टी हेड का इस्तेमाल, हमने टी एच का इस्तेमाल किया टेबल हेडिंग के लिए, तो उसके अंदर ना हम एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं स्कोप। ये क्या बता रहा होता है, ये बेसिकली ये बता रहा होता है कि आपने जो हेडिंग लगाई है वो किसके लिए है, कॉलम के लिए या रॉ के लिए। तो अगर मैं इस रॉ की बात करूँ, इसमें जो जितने भी मैंने हेडिंग लगाए हैं 1 2 3 किसके लिए है, हेडिंग एक कॉलम के लिए, रॉ के लिए, कॉलम के लिए। कॉलम के लिए, ठीक। इसी तरह ये 4 और 7 है, ये किसके लिए हेडिंग है, कॉलम के लिए, रॉ के लिए, तो ये रॉ के रॉ लिए। के लिए। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे अपने कोड में, स्कोप का आपने यहाँ पे एट्रीब्यूट लगाया, अब ये बता दिए यहाँ पे ये भाई कॉलम के लिए था, और ये सारी चीज़ें सब में आ रही हैं। तो इसका एक करने का शॉर्ट तरीका भी है, ये देखें आप यहाँ पे, आपका आगे ना आपको पता है कि ये तीनों जो है हेडिंग कॉलम के लिए है, तो आप क्या करें, अब तीनों एक लाइन पे आप यहाँ पे ऑल्ट नहीं, आई थिंक ऑल्ट था ना, अच्छा ऑल्ट का बटन प्रेस करके ना, प्रेस करके रखेंगे और आप जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे ना वहाँ पे आपका कर्सर ऑन हो जाएगा। अब आप तीनों जगह एक ही काम कर सकते हैं, आपको बार बार अलग अलग जगह लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्कोप का एट्रीब्यूट लगाया और वहाँ पे कॉलम सेट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आप फास्टेस्ट काम या फास्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं, छोटा सा ट्रिक था। इसी तरीके से यहाँ पे और यहाँ पे ये किसके लिए, कॉलम, ये रॉ के लिए। अच्छा ऑल्ट दबा के क्लिक करिएगा तो दूसरे कर्सर पे पॉइंट आएगा, अदरवाइज़ जो है नहीं आएगा, और दूसरा कर्सर ऑन होगा। और ये है रॉ के लिए, ये भी क्या करेगा, ये भी आपके एसईओ में हेल्प कर रहा होगा, इसके अलावा इसका एट्रीब्यूट का और कोई काम नहीं है, सही है। अब ये हमने देख लिया और हमारा आउटपुट में अभी तक कोई फ़र्क नहीं आया। अब हम इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज और अच्छा से कर लेते हैं। तो अच्छे से करने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल के एट्रीब्यूट में आते हैं और टेबल के टैग में आते हैं, और इसमें आके थोड़ा सा काम कर लेते हैं। पहला काम क्या कि जब भी हम टेबल अमूमन देख रहे होते हैं तो उसमें लाइनें वगैरह होती हैं, हमारे केस में कोई लाइन नहीं है, तो उस लाइन को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, बॉर्डर के एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी जो वैल्यू है ना, बेसिकली ये उस बॉर्डर की विड्थ को बता रहा होता है कि आप कितना चौड़ा बॉर्डर रख रहे हैं। अभी मैं अपने केस में 1 पिक्सल रख रहा हूँ और यहाँ पे आके रिफ़्रेश करता हूँ तो आपको देखें 1 पिक्सल का बॉर्डर मिल गया। अगर मैं इसको 10 पिक्सल कर दूँ तो आप यहाँ पे देखें आपको ये 10 पिक्सल का बाहर एक बॉर्डर मिल गया और अंदर जो है वो 1 पिक्सल ही रहेगा, लेकिन अभी हम ये 1 पिक्सल ही रखते हैं। अच्छा बॉर्डर के बाद अगर मुझे इसके बैकग्राउंड में कलर लगाना हो तो मैं क्या करूँगा, BG कलर की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइट ग्रे, आई थिंक ये कलर हो, देखिए लाइट ग्रे कलर में आ गया है। अच्छा इसी तरह मुझे अगर इस बॉर्डर की विड्थ को डिफ़ाइन करना है तो मैं यहाँ पे एक विड्थ दे देता हूँ, जो कि मैं दे देता हूँ 100 पिक्सल। देखते हैं 100 पिक्सल देके ये थोड़ा सा तरतीब में आ गया। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा मैं इसको और दे देता हूँ ताकि आपको एक चीज़ और समझ में आए। अगर आप देखें जो मैंने TH में लिखा था ना टेबल हेडिंग में, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसको उसने सेंटर में अलाइन कर दिया है। तो TH से आपको एक फ़ायदा ये भी मिलता है कि आपकी जो हेडिंग है वो सेंटर में अलाइन हो गई है। अगर आपको टेबल की हेडिंग में लगानी है लेकिन आप चाहते हो वो सेंटर में ना आए, लेफ़्ट में आए, तो उसको भी हम देखते हैं कि वो कैसे करेंगे, प्रोजेक्ट के थ्रू देखेंगे, असाइनमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे हो गया विड्थ का काम। इसी तरह अगर आप इस टेबल का कोई हाइट सेट करना चाहते हैं तो आप हाइट भी यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे मैं दे देता हूँ 300 पिक्सल। तो कुछ ऐसा टेबल अब हमारा हो गया, ठीक है। तो हाइट नहीं देते। अच्छा जब भी आप हाइट या विड्थ कोई एक चीज़ दे रहे होते हैं ना तो उसके अकॉर्डिंग दूसरी चीज़ खुद ब खुद यहाँ पे सेट हो रही होती है अगर आप दूसरी चीज़ को मेंशन नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप दोनों चीज़ को यहाँ पे मेंशन कर देते हो तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे वो आपको दिख रहा होता है। इस बात का भी ख्याल रखिएगा। अच्छा इसके अलावा यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग की प्रॉपर्टी क्या करती है,
अभी देख लेते हैं इसके अंदर। सेल पैडिंग की प्रॉपर्टी क्या करती है कि आपका ये जो सेल दिख रहा है ना, इस सेल के अंदर अगर आपको स्पेस क्रिएट करना हो तो आप सेल पैडिंग का प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। देखें आपको अब सेल में ज़्यादा स्पेस दिख रहा है, अगर मैं इसे 1 कर दूं, अब मैं यहाँ पे करूँ तो आपको स्पेस कम दिख रहा है। तो सेल पैडिंग की मदद से हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने सेल के अंदर स्पेस क्रिएट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है एक और एट्रीब्यूट का हम इस्तेमाल करते हैं जो कि सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग में आप यहाँ पे भी कुछ वैल्यू रख दें, कुछ पिक्सल रख देते हैं। ये क्या करता है, अब ये सेल देख रहे हैं, एक ये सेल हो गया, एक ये सेल हो गया। अब इनके दरमियान में ये छोटा सा बिल्कुल बारीक सा स्पेस है। अगर आप इन दोनों सेल के दरमियान स्पेस या इन दोनों मतलब एक सेल के इर्द गिर्द अगर आप स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं दूसरे सेल से, तो आपको सेल स्पेसिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे स्पेस दूँ तो यहाँ पे कुछ फ़र्क पड़ा नहीं है, तो मैं इसको अगर थोड़ा बढ़ा दूँ, 20 पिक्सल कर दूँ, तो देखिए अब आपको ऐसा लग रहा है कि मोबाइल का बटन बन गया, टेलीफोन का पुराने वाला। ठीक है, तो इस सेल स्पेसिंग का काम ये होता है कि अब दो सेल के दरमियान स्पेस क्रिएट कर दिया। यहाँ से भी स्पेस आ गया, यहाँ से भी स्पेस आ गया, इधर से भी स्पेस आ गया, इधर से भी स्पेस आ गया। तो ये सेल स्पेसिंग का काम होता है। तो अगर अब हम अपने टेबल के ऊपर आए तो हमने HTML में टेबल के टैग के बारे में पढ़ लिया, टेबल रॉ के बारे में पढ़ लिया हमने, TD के बारे में भी हमने पढ़ लिया, TH के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अच्छा, TH में हमने स्कोप का इस्तेमाल किया, वो भी पढ़ लिया हमने। इसके बाद T हेड के टैग के बारे में पढ़ा हमने, T बॉडी के टैग के बारे में पढ़ लिया, T फूड के टैग के बारे में भी पढ़ लिया हमने। और अच्छा, इसके बाद ये बाकी है स्पैनिंग रॉ और स्पैनिंग कॉलम। अच्छा, ये थोड़ा सा जो है ना दिमाग थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम देखते हैं अभी। और उसके अलावा हमने फाइनल टेबल में विथ को पढ़ लिया, विथ के एट्रीब्यूट को, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, बॉर्डर और BG कलर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ, ये मैंने टेबल के अंदर इस्तेमाल किया है, तो ये डायरेक्ट एट्रीब्यूट यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर फ़र्ज़ कर लें मैं इस टेबल रॉ के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि कोई एट्रीब्यूट इस्तेमाल करूँ, फ़र्ज़ कर लें मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर इस्तेमाल करूँ, तो मैं अगर यहाँ पे आके लिखूँगा ना BG कलर और इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ रेड, ठीक है, और मैं अपनी टेबल में आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। अच्छा, अभी तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जब आप काम करेंगे ना, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा और दूसरे में करके देखता हूँ। यहाँ से हटाया, इसमें लगा के देखते हैं और इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, तो जब हम इसमें काम कर रहे होते हैं ना टेबल के स्पेसिफिक पार्ट के अंदर, तो उस केस में ना हम डायरेक्ट यहाँ पे इस तरीके से प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्टाइल की प्रॉपर्टी अप्लाई, स्टाइल का एट्रीब्यूट अप्लाई करते हैं। इसका हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंटरनल CSS को अप्लाई कर रहे होते हैं डायरेक्ट किसी भी एलिमेंट के अंदर। अब आपने स्टाइल की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, एट्रीब्यूट अप्लाई कर दिया। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। अभी आप क्या चाहते हैं, इसके अंदर बैकग्राउंड कलर लगे ना, तो आप जैसे ही बैक लिखेंगे ना तो आपको यहाँ पे ऑप्शन खुद से दिख जाएगा। आप बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लीजिए और आपको जो कलर लगाना है, मुझे ये कलर लगाना है, तो यहाँ पे वो बैकग्राउंड कलर लग जाएगा। और अब यहाँ पे आके रिफ़्रेश करेंगे तो आपको वो कलर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम अगर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट टेबल के अंदर के अप्लाई करना है तो स्टाइल के एट्रीब्यूट के थ्रू करेंगे, ऐसे डायरेक्ट लिख के नहीं करेंगे, क्योंकि कभी काम करता है, नहीं कभी काम नहीं करता है। पहले ये काम नहीं करता था, हाँ अभी काम कर रहा है ये, क्या पता कोई मसला हो। लेकिन जो सही तरीका है ना वही है कि पहले आप जब भी आप टेबल के अंदर कोई टैग इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके अंदर आपको कोई चेंजेस वगैरह करनी है, तो आप पहले स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाएंगे एंड देन उसके बाद उसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी आप अप्लाई करेंगे। इस तरीके से आप टेबल के अंदर के एलिमेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक किसी को मसला है कोई, या कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो या सब समझ में आ गया?
सर ये जो टीडी में आपने स्कोप इक्वल्स रो और टीडी कॉलम में किया नहीं, था वो टीडी में नहीं लिखा है मैंने। टीएच में, हाँ, टीएच में लिखा है। वो रिपीट कर दें। अच्छा, वो आवाज़ सही आ रही है ना मेरी? जी वो भूल गई मैं क्या था। टीडी और टीएच में जो हमने स्कोप के एट्रीब्यूट को इस्तेमाल किया है ना, ये स्कोप के एट्रीब्यूट बेसिकली ये बता रहे थे कि जो हमने टेबल का हेडिंग लगाया है ना, टेबल में जो हेडिंग इस्तेमाल किया टीएच टैग के, अब ये हेडिंग किसके लिए है? ये कॉलम के लिए आपने लगाया है या रॉ के लिए लगाया है? इसका सिंपल फंडा ये रखें कि अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो जो भी हमारा पहला रॉ होगा वो हमारा टेबल का जो हेडिंग है ये सारे कॉलम के लिए होंगे, जबकि जो पहला कॉलम का सारा एलिमेंट है पहले के अलावा वो सारे जो एलिमेंट के हेडिंग पहले कॉलम के जो हेडिंग होंगे वो रॉ के लिए होंगे पहले के अलावा। मीन्स के पहला रॉ का जितना भी आपका हेडिंग है वो सारे कॉलम के लिए, और पहले रॉ के अलावा जितने भी रॉ हैं उसका जो पहला एलिमेंट में हेडिंग है वो कॉलम रॉ के लिए है। क्लियर है? सही है। और किसी को कोई कन्फ्यूजन है या हम आगे मूव करें? सैफुल्ला समझ में आया तुम्हें? हाँ, ये था। चलें आगे बढ़ते हैं और अपने इस टेबल को ख़त्म करते हैं दो टॉपिक से, स्पैनिंग रॉज और स्पैनिंग कॉलम। तो इसको हम डायरेक्ट अपने आउटपुट से समझते हैं। आगे अच्छा, अब फ़र्ज़ कर लेना, मैं इसको कलर को हटा देता हूँ, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। सही है। अब मैं चाहता हूँ ना कि ये दोनों रॉ जो है ना, एक तो ये रॉ है एक ये रॉ है, तो इस दोनों रॉ का जो पहला एलिमेंट है ना आपस में मिल जाए। तो इसके लिए जो है मैं क्या करूँगा, रॉ स्पैन की एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करूँगा उस सेल के अंदर या उस हेडिंग के अंदर। तो मैं अपने सेल में आता हूँ, दो रॉ थे, कौन कौन से दो रॉ थे? एक पहला रॉ है और एक दूसरा रॉ है। तो पहला रॉ कहाँ है? ये रहा पहला रॉ हमारा, और ये रहा दूसरा रॉ हमारा। अब इस दोनों रॉ के अंदर हमें 1 और 4 एलिमेंट को, सेल वाले एलिमेंट को ढूंढना है। तो ये रहा हमारा 1 वाला एलिमेंट, ये रहा हमारा 4 वाला एलिमेंट। तो मैं चाहता हूँ कि ये दोनों रॉ में ना दोनों सेल में सिर्फ 1 ही दिखे और दोनों मिल भी जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, रॉ स्पैन का एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे आया, एक स्पेस दिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रॉ स्पैन, और उसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट जिसकी वैल्यू होती है 1 होती है। 1 से हम ज़्यादा देंगे, मीन्स कि अगर आप 2 सेल को मर्ज कर रहे हैं तो आप 2 लिखेंगे, 3 सेल को मर्ज कर रहे हैं 3 लिखेंगे, 4 सेल को मर्ज कर रहे हैं आप 4 लिखेंगे। अच्छा, इसमें वो सेल भी शामिल होगा जो जिस पे आप ये अप्लाई कर रहे हैं। तो मीन्स कि अगर मैं 1 से चाहता हूँ 1 और 4 आपस में मिल जाए तो ये 1 भी एक कहलाएगा और ये दूसरा कहलाएगा, तो ये 2 सेल होंगे। तो यहाँ पे मैं 2 सेल को मर्ज करना चाह रहा हूँ, तो जिसको मैं मर्ज करना चाह रहा हूँ उस पर मैंने अप्लाई कर दिया। उसके बाद उसी रॉ के जिस कॉलम को मैं इसमें मर्ज करना चाह रहा था उसको मैं आके यहाँ से रिमूव कर दूँगा। सही है। और रिमूव करने के बाद अपने दोबारा आउटपुट पाऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा, तो ये क्या होगा, 1 मिनट। अगर मैं इसमें कॉल
अच्छा ये किसी को पता है ये काम क्यों नहीं कर रहा है? कोई गैस करना चाहेगा? दूसरे सेल पर अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अगर मैं ये कोड कॉपी करूँ, वहाँ पे हो रहा है, वहाँ भी कुछ हो रहा है ये। अच्छा देखिए यहाँ पे भी इसने वही काम किया है कि रॉ स्पैन के एट्रीब्यूट इस्तेमाल किए, जो भी रॉ को हमें मिलाना था उस रॉ पे आया। उस रॉ पे आया पहले ये, यहाँ पे कोई दो रॉ थे पहले, ठीक है। तो इस रॉ पे आके इसने क्या किया, रॉ स्पैन का एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया, और रॉ स्पैन का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करने के बाद क्या किया उसने कि उसकी वैल्यू दे दी 2। अब क्या किया, वो अगले रॉ जिस रॉ से इसको मिलाना था उस रॉ पे आया। अब उस रॉ से किसको जो जिसे इसको इस रॉ को कंबाइन करना था, तो क्या किया इसने उस रॉ को यहाँ से रिमूव कर दिया। अब जैसे ही इसको रिमूव किया तो आपका यहाँ पे वो रॉ मर्ज हो गया है। तो इस तरीके से होता है रॉ स्पैन का काम कि अगर आप कोई भी दो रॉ है ना, दो रॉ को अगर आपस में मिला के एक रॉ बनाना चाह रहे हो और उसमें जो है ऊपर वाले का कंटेंट और नीचे वाले का कंटेंट रिमूव हो जाए और ऊपर वाला ही कंटेंट सिर्फ दिखे दोनों उसमें और वो मर्ज हो जाए, तो आप इसके लिए काम करते हैं। आप इसमें ऐसा भी नहीं कर सकते कि फ़र्ज़ कर लें कि मुझे ये वाला रॉ का ये वाला सेल और इस वाले रॉ के ये वाले सेल को मिलाना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप इस वाले रॉ के इस सेल को मिला सकते हैं इससे, या इस वाले रॉ के ये तमाम सेल को मिला सकते हैं। आप इस वाले रॉ के इस सेल को भी नहीं मिला सकते डायरेक्ट इससे, तो बीच में ये आ रहा है, तो इस तरीके से भी नहीं होगा। अच्छा इसमें एक और चीज़ ये है कि जब आप मिला रहे हो ना, फ़र्ज़ कर ले ये वाले रॉ को मैं इसमें मिलाना चाहता हूँ, तो ये वाला इसमें मिल सकता है लेकिन ये वाला जो है इसमें नहीं मिल सकता। मीन्स कि आप ऊपर से नीचे आ सकते हैं लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा सकते। इसी तरह से कि जब हम कॉल स्पैन की बात करेंगे तो इसमें हम आगे से हाँ पीछे से आगे जा सकते हैं लेकिन आगे से पीछे नहीं जा सकते। अगर मैं चाहूँ कि ये जो कॉमेडी वाला और न्यूज़ वाला है ये दोनों मिल जाए, क्योंकि ये दोनों क्या है एक ही रॉ में लेकिन इनका कॉलम अलग अलग है, एक कॉलम ये है एक कॉलम ये, तो मैं चाहता हूँ कि दोनों कॉलम जो है आपस में मर्ज हो जाएँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो है कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करूँगा। आप ये कैसे मिलाते हैं, तो मुझे दूसरे रॉ में जाना है, सही है, तो दूसरा रॉ यही है और मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो इसका कॉलम है कॉमेडी और न्यूज़ ये आपस में मर्ज हो जाएँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके कॉल स्पैन का एट्रीब्यूट लगाऊंगा, इसकी वैल्यू रख दूँगा 2 और ये वाले इसको मैं क्या कर दूँगा यहाँ से रिमूव, और यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा तो देखें ये क्या हुआ,
कि ये वाला रो और ये वाला रो मर्ज हो गया और हमारा कॉमेडी लिखा हुआ आ गया। अगर आप पीछे वाले को लाना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे कंटेंट को रिमूव करना पड़ेगा, कॉमेडी की जगह जो भी यहाँ पे थी क्या था यहाँ पे न्यूज़, तो न्यूज़ को यहाँ पे आप लिखना पड़ेगा, तब आपका यहाँ पे इस केस में न्यूज़ जो है आ रहा होगा। अच्छा ये मेरे में काम क्यों नहीं करता, आप लोग में काम कर रही है, आप लोग भी परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं हो रहा। आप लोग का भी नहीं हो रहा है, मिल नहीं रहा है या फिर गलत हो रहा है? वो एक सेल ही गायब हो गया अब, और कुछ भी नहीं हुआ। एक सेल गायब हो गया, अच्छा। और सर ये जो इक्वल्स करके आप 2 लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि 2 सेल्स को मर्ज करना है। हाँ, इक्वल के बाद जो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ ना 2, इसका मतलब है कि आप 2 सेल को मर्ज कर रहे हैं। अगर मैं 3 लिखूँगा तो मतलब कि उसके आगे के 3 सेल को आपस में मर्ज करना है, तो उसके मर्ज करने के लिए 3 लिखूँगा भी, प्लस फिर आगे जाके 3 सेल को 2 सेल को रिमूव भी करूँगा, फिर जाके मर्ज होगा वो। आप रिमूव कर रही हैं? रिमूव जैसे कि मैंने अभी क्या किया है, मतलब? यहाँ पे मैंने एक कॉलम को रिमूव, एक सेल को रिमूव किया ना। जी, रिमूव किया है, मैंने भी किया, हाँ, लेकिन वो नहीं हुआ। चलिए अभी वो देखते वाला हैं। जो रिमूव किया वही वाला सेल गायब हो गया। अच्छा ठीक है, जैसे अभी मेरा हो और रहा था पहले वैसे ही हुआ आपका। जी, ठीक है, और किसी ने किया है ये परफॉर्म? अच्छा आपको समझ में तो आ गया ना सानिया कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है काम? जी। ठीक है, ईमान आपने किया है ये काम? ईमान आप हैं यहाँ पे? आपका हो गया है, चले ठीक है। सैफुल्ला आपने परफॉर्म किया है? जी सर, मेरा ना वही रिमूव हो गया सेल जो आपका हो रहा था ना। मतलब पूरा सेल ही रिमूव हो गया है या कंबाइन हो गया है, मर्ज हो गया है? जी सर, रिमूव हो गया। सेल रिमूव हो गया है, अच्छा। ईमान वकर आपका भी मेरे ख्याल से सेल रिमूव हुआ है। अच्छा पूरा सेल ही, मतलब आप वाला आपका भी वही मसला हुआ जो मेरा हो रहा था। चलिए भी हम इसको दोबारा देखते हैं। अच्छा अभी आपको ये कॉन्सेप्ट तो सारा समझ में आ गया ना? जी जी, आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, अच्छा इसमें पहले वाले में मसला क्या था, इसको दोबारा एक दफ़ा नज़र करते हैं। अच्छा अभी इसको रहने देते हैं, अभी हम जो है अपना असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं और उसके थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम असाइनमेंट में आएँ तो इस टेबल का जो है तकरीबन 3 असाइनमेंट है, जिसमें से एक मैं बनाऊंगा, एक आप बनाएंगे और एक जो है वो मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा, तो आप उसके थ्रू काम कर लीजिएगा। तो आप बताइए इसमें से दोनों में से आपको कौन सा बनवाना है मुझसे। तो ये 2 ऑप्शंस हैं, अब आप बताएं इसमें से आपको कौन सा बनवाना है। अच्छा देखिए, एक ये असाइनमेंट है, सही है। आपको बेसिकली एक सेल्स प्राइस का टेबल बनाना है। एक असाइनमेंट ये है जो कि हमारे असाइनमेंट में मौजूद है, उसमें टेबल के चैप्टर में मौजूद है। और एक असाइनमेंट जो है ये है जिसकी मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा। इससे तो आप लोग अच्छे से फेमिलियर होंगे, केमिस्ट्री, जिसका जो है बहुत सारे लोगों की इसने ज़िंदगी संवार दी होगी और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी उजाड़ दी होगी। तो ये जो है मैं इसकी वीडियो प्रोवाइड करूँगा
ठीक है। लेकिन आप बताएं ये वाला मैं बनाऊं या ये वाला मैं बनाऊं? सर टू वाला। सर सेकंड वाला सही है। अच्छा सेकंड वाला मैं बनाऊं? अरे ये तो चीटिंग है। ये वाला नहीं बना दूं? ये आसान ज़्यादा है ना? एहसान ज़्यादा है ये। तो आसान वाला चीज़ तो हमेशा टीचर बनाते हैं, यूनिवर्सिटी में तो यही रूल होता है, सबसे आसान टॉपिक वही पढ़ाते हैं, मुश्किल वाला आप लोग पढ़ रहे होते हैं खुद से। चले ये सही है, आप चलो कर थर्ड दें। थर्ड वाला आप बना दें। थर्ड वाला बना दूं? ऐसा करता हूँ मैं पूरा कोड ही लिख के दे देता हूँ, तुम खाली पेस्ट करके मुझे ला के दिखा देना मैंने बनाया है सर। सर ये भी सही है। क्या बात है। चलें ठीक है, फिर मैं दूसरा वाला स्टार्ट करता हूँ। अच्छा इसके लिए मैं एक और पेज बना लेता हूँ। इंडेक्स टू डॉट HTML, सही है, और इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब यहाँ पे हम काम करते हैं। अच्छा जैसे मैं बना रहा हूँ ना, तरतीब आप देखती जाइएगा ताकि आप लोगों को भी समझ में आते जाए। तो सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लिया, इंफॉर्मेशन टेबल के नाम से मैंने ये टाइटल सेट कर दिया इसका, और उसके बाद सबसे पहले बनाता हूँ टेबल का टैग, सही है। अब यहाँ पे देखें कितने कॉलम है, कितने रो है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 रो बनेंगे। तो अभी पहले एक रो बनाते हैं, और हर रो के अंदर कितना सेल है, 1 सेल 2 सेल 3 सेल, तो 3 सेल है तो 3 TD आएगा, इसका मतलब 1 2 3। अब मुझे कितने ऐसे बनाने हैं, 7 बनाने हैं, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये 7 सेल बन गए, अब इस पर काम स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा अगर पहला वाला सेल आप देखें, पहला वाला रो, तो ये पूरा क्या है, हेडिंग है, क्योंकि आप देखें तो ये बोल्ड हुआ हुआ थोड़ा सा, इसका मतलब ये हेडिंग है। तो मीन्स कि हमारे पहला जो रो होगा वो पूरा हेडिंग होगा। तो इस TD की जगह मैं लिख दूँगा TH, और इसको मैं ड्रॉप डाउन कर दूँगा। तो कंपनी, कॉन्टैक्ट और कंट्री आएगा। कंपनी, कॉन्टैक्ट, कंट्री, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा लेफ़्ट में, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यही करेंगे यहाँ पे। अच्छा इसका आउटपुट अभी नहीं करते हैं, अभी आपको रहने देते हैं, बाकी पहले कंटेंट तैयार करते हैं इसका पूरा। तो इसके बाद जो है ये इसका कंटेंट है, अल्फ्रेड इंटरफेस। अच्छा आप लोग भी मेरे साथ साथ करते जाएं ताकि आप लोगों को भी साथ साथ हाथों हाथ आपका ये काम भी हो जाए और आप लोगों को समझ में भी आ जाए। अल्फ्रेड मारिया एंड्रेस, जर्मनी, सेंट्रो कमर्शियल मॉक टीमा, फ्रांसिस्को शेंग, शेंक मैक्सिको। एम्स्ट हैंडल, अर्नस्ट हैंडल,
अच्छा, किसी को भी जो है ना कन्फ्यूजन हो किसी भी पॉइंट पे तो वो उसी वक्त रोक के पूछ लीजिएगा। आइलैंड ट्रेडिंग, अच्छा ये जो है हमारा जो कंटेंट जो है ये तैयार हो गया। अब हम इसका थोड़ा सा एक झलक आउटपुट देख लेते हैं कि इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। कॉपी पार्ट, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से इसका आउटपुट आ रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा उस फॉर्मेटिंग में लेके आते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टेबल के ऊपर ही काम करना पड़ेगा, टेबल के टैग के ऊपर। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे सबसे पहले हम एक बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर देते हैं 1 पिक्सल का, सही है। अब जैसे ही बॉर्डर देंगे तो इसका कुछ लुक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब इससे हमें थोड़ा सा, अब देखें तो यहाँ पे हमारे इसमें स्पेस कम है, इसमें स्पेस ज़्यादा है, मतलब कि विड्थ इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है। तो विड्थ को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। तो मैं इसको एक विड्थ भी दे देता हूँ, विड्थ दे देता हूँ मैं 600 पिक्सल। थोड़ा सा और होगा मेरे ख्याल से, हाँ थोड़ा सा और होगा। तो कर लेते हैं 700। अब थोड़ा सा बेहतर है। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा देखें तो इसके अंदर थोड़ा सा पैडिंग भी दिया हुआ, थोड़ा सा स्पेस आ रहा है हमारे वाले हर सेल में, बिल्कुल क्लोज है लाइन के। तो इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सेल पैडिंग भी आएगा। सेल पैडिंग यहाँ पे हम दे देते हैं 5 पिक्सल दे के देखते हैं पहले। तो 5 पिक्सल से अगर कंपेयर करें तो 10 दे के पहले देखते हैं क्या फ़र्क हो रहा है। ठीक है, हो गया। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो ये थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। इसका मतलब है कि 5 पिक्सल ही सही था, या 7 करके देखते हैं इसको। अगर आप इससे कंपेयर करें
तो मेरे ख्याल से 7 सही है ना 7? हाँ 7 सही है सर जी। जी 7 सही है। असाइनमेंट को इतनी एक्यूरेसी से बनाना होगा? देखिए एक्यूरेसी से नहीं भी बनाए तो जितना अच्छा करीब करीब बनाए उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आप काम कर रहे होंगे आगे जाके तो आपको एक्यूरेसी के साथ ही काम करना पड़ेगा। तो बजाय आप आगे जाके इस चीज़ की आदत डालें, आप अभी से ये काम करने लग जाएं, इस तरीके से आदत डाल लें। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आपको आसानी से हो जा रहा है, बस आपको देखना पड़ रहा है। जब आप आगे काम करेंगे ना तो वहाँ पे चीज़ें हो नहीं रही होंगी और वो आपको करने में टाइम लगेगा। यहाँ पे तो बस देख के थोड़ा सा अरेंज करना है, हो जा रहा है, उसको आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करूँ कि ये ऐसा हो जाए, और उसके चक्कर में जो है ना आपका आधा आधा दिन, आधा आधा एक एक घंटा, दो दो घंटा ऐसे निकल जाएगा। तो ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, अगर आप इसको देख के घबरा रही हैं तो हर चीज़ हो जाएगी, लेकिन बस आपको टाइम लगाना है, वक्त लगाना है और थोड़ा सा मेहनत करना है, तो हर चीज़ आप कवर कर लेंगे। तो आगे चलते हैं इसमें। तो हमारा विज जो है थोड़ा सा कंट्रोल हो गया है और साइज़ भी थोड़ा सा एक्यूरेट आ गया है। अच्छा अब देखें ये थोड़ा सा सेंटर में, जबकि यहाँ पे ये लेफ़्ट पर है, तो इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं हम। तो अच्छा अब इसको सेट कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी हम उस सेल के टेबल के अंदर उस स्पेसिफिक एलिमेंट पे काम कर रहे होंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाएंगे, उसके बाद हम कोई काम करेंगे। तो इन तीनों हेडिंग के ऊपर मुझे काम करना है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ। अच्छा सब में मुझे एक ही काम करना है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, लाइन को एक स्पेस देता हूँ, स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाया है मैंने। अच्छा उसके बाद जो है यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूँगा और वो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी। इसका काम क्या होता है कि ये हमारे टेक्स्ट को ना मूव करवाता है हॉरिजॉन्टली, ये आपको शुरू में रखना है, बीच में रखना है, आखिरी में रखना है। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ टेक्स्ट अलाइन, जैसे ही मैं करूँगा पहला लाइन ही आ गया टेक्स्ट अलाइन, और उसकी वैल्यू यहाँ पे बहुत सारी है, देखिए सेंटर है, एंड है, जस्टिफाई है, लेफ़्ट है, राइट है। तो सेंटर में बाय डिफ़ॉल्ट होता है हमारा जैसा भी है, एंड में करेंगे तो बिल्कुल एंड में आ जाएगा, जो कि राइट का भी काम करता है, राइट भी वही काम कर रहा होता है। लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट में आ जाएगा, और स्टार्ट भी वही काम कर रहा होता है, तो हम लेफ़्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं अपने आउटपुट पे, रिफ़्रेश करते हैं, तो देखें इस तरीके से हमारा क्या हो गया, कंट्री जो सारे हेडिंग थे वो अलाइन हो गए लेफ़्ट की तरफ। अच्छा मुझे इसकी विड्थ थोड़ी कम लग रही है अभी भी, मैं इसे 750 कर देता हूँ, अब थोड़ी सही लग रही है, अभी देखते हैं और इसको। अच्छा अब अगर हम टेबल से अपने कंपेयर करें तो अब ज़रा देखें यहाँ पे थोड़ा हमें स्पेस दिख रहा है, जबकि इस टेबल में कोई स्पेस नहीं है लाइन में, सही है ना, ये लाइन मिली हुई ऐसी लग रही है, तो हमें इसको मिलाना पड़ेगा। किसी को अंदाज़ा है कि ये काम हम कैसे कर सकते हैं, मीन्स कि इस लाइन को हम कैसे मिला सकते हैं, कोई अंदाज़ा या तुक्का मारना चाहेगा? सर लाइन ब्रेक का करेंगे या लाइन ब्रेक से तो लाइन ब्रेक होता है, यहाँ पे लाइन को मिलाना है, और वो भी टेबल के लाइन को मिलाना है। चले अच्छी कोशिश है। और कोई दूसरा? ईमान आपका कोई आइडिया? लाइन मर्ज आवाज़ नहीं आई, पहले आप बोल लें ईमान। लाइन मर्ज करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, वही तो पूछ रहा हूँ। अभी हम ये प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं, अभी टेबल में ही हमने ये चीज़ पढ़ी है, उसी के थ्रू काम होगा, बस थोड़ा सा आप थोड़ा सा फोकस करेंगे आपको जहन में आ जाएगा। अच्छा जी हाँ बताइए। बॉर्डर को अगर हम कम कर दें, बॉर्डर से तो बेसिकली बॉर्डर की विड्थ सेट हो रही होती है। आप थोड़ा सा माइक बंद कर लिए सानिया। हाँ सर वो करेंगे ना, कॉलम स्पैन शायद। कॉल स्पैन से दो रॉ मर्ज होते हैं, हमें रॉ को तो मर्ज नहीं करना, हमें सेल की लाइन को मर्ज करना है। ये देखें ना, ये सेल की लाइन यहाँ पे मर्ज हुई हुई है। अब अगर हम अपने इसमें आए, हमारे सेल में देखें ना, आपको थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है,
अभी हम ये प्रॉपर्टी पढ़ के भी आए, अगर हमें दो सेल के दरमियान स्पेस क्रिएट करना हो तो हम क्या करते हैं? सेल स्पेसिंग। हाँ, सेल स्पेसिंग का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे हम आते हैं और सेल स्पेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। बढ़ाने के लिए हमें वैल्यू ज़्यादा देनी पड़ती है तो स्पेस बढ़ता है। अब यहाँ पे हमें कम करना है तो हम यहाँ पे कम करेंगे, कम वैल्यू देंगे या 0 कर देंगे। सेल स्पेसिंग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे 0। अच्छा, जब भी हम 0 लिखते हैं ना तो उसके साथ यूनिट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। अब आगे यहाँ पे देखते हैं तो देखिए यहाँ पे लाइन मर्ज हो गई है, जो कि सानिया ने गैस कर लिया। अच्छा ट्राई किया सानिया आपने, बल्कि ट्राई किया कि अच्छा ही बताया आपने, और बाकी ने भी कोशिश की, तो अच्छी बात है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमारा टेबल जो है उस लुक में आ गया है तकरीबन। अच्छा, ये जो टैक्स है ना, हमारा टैक्स अलग फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इस वजह से हमारा इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। इसका अलग टैक्स का स्टाइल इस्तेमाल किया गया है तो इस वजह से ऐसा आ रहा है। तो इस पर भी हम काम नहीं करेंगे, ये CSS के थ्रू काम करते हैं तो इसका भी हम रहने देते हैं। अच्छा, अब बाकी क्या रह गया? कलर। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, यहाँ पे सब में एक जैसा कलर नहीं है, हर रॉ में अलग अलग कलर है। इस रॉ का अलग कलर है, इस रॉ का अलग कलर है, एंड देन वाइस वर्सा चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, पूरे टेबल पे एक कलर अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद जिस जिस रॉ में कलर चेंज है ना, सिर्फ उस रॉ में हम जाके कलर को चेंज कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा काम भी आसान हो जाएगा। बजाय कि हम हर रॉ के कलर को चेंज करें, हम पूरे टेबल पे एक कलर अप्लाई करते हैं और उसके बाद जिस रॉ में हमें कलर चेंज करना है, बस उसी रॉ को इस्तेमाल करते हुए हम कलर को चेंज कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा कलर है या ये कौन सा कलर है? कोई गैस करना चाहेगा या बताना चाहेगा? मैं कैसे निकालूँ ये कलर? मुझे तो नहीं पता इस कलर का नाम क्या है या इस कलर का कोड क्या है या एक्सेट्रा जो भी। तो मैं कैसे पता करूँ ये क्या कलर है? तो कोई गैस करना चाहेगा आप में से या बोलना चाहेगा कुछ अंदाज़ा तुक्का? नहीं। अच्छा, चलिए इसके लिए जो है ना हम एक टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है कलर पिकर। तो आप गूगल पे आएँ, आप यहाँ पे आके सर्च करें कलर पिकर, आपके पास वेबसाइट आ जाएगी। पहली वेबसाइट होगी ये दूसरी है, सॉरी, ये कलर पिकर के नाम से वेबसाइट है। इसका इमेज देख लें, ये वाला है। तो अमूमन मैं इसी का इस्तेमाल करता हूँ जब भी मुझे कलर फाइंड करना होता है। तो इसमें मैं आया, सही है। अब यहाँ पे देखिए आपको एक जो है, अच्छा ये लोड हो जाएगी दफ़ा। अच्छा, ये थोड़ी सी ना साइड मेरे ख्याल से हैवी, इस वजह से ये टाइम लेता है। ये मैं जब भी खोलता हूँ इसमें टाइम लगता है। अच्छा, अब देखिए ये जहाँ जहाँ मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ ना, इस इमेज में उस पिक्सल पे, अगर आप ये देखिए, ये बॉक्स जो आपको दिख रहा है, उस पिक्सल के स्पेसिफिक सेल का ये मुझे पूरा कलर बता रहा है। अच्छा, ये मेरे सिस्टम थोड़ा सा हैंग कर रहा है। ये देखें, अगर मैं जिधर जा रहा हूँ ये उसका कलर बता रहा है। अगर मैं इस तरफ पे आ जाऊँ, ये देखें हर सेल का मुझे पिक्सल का कलर दिखा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला मुझे कलर चाहिए, ये वाला। ये तो हैंग ही हो गया। चले, मुझे ये सेल का समझ फर्ज कर ले कलर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ना, देखिए यहाँ पे कलर सिलेक्ट हो गया और उसके लिए से यहाँ पे उसका हेक्स कोड आ जाएगा, RGB कोड आ जाएगा। तो हम और HSL कोड, इन तीनों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों एक ही काम कर रहा होता है, लेकिन हम अमूमन हेक्स कोड को इस्तेमाल करते हैं, ये वाली लाइन को, क्योंकि ये थोड़ा छोटा होता है और आसान होता है, ये ज़्यादा जगह नहीं ले रहा होता है। अब मुझे लेकिन इसकी इमेज के तो कलर नहीं चाहिए ना, मुझे अपने उसके कलर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यूज़ योर इमेज, इस पर क्लिक करूँगा। या इसका दूसरा ऑप्शन भी है, पिक फ्रॉम स्क्रीन, वहाँ से करके देखते हैं क्या हो रहा है। चलिए यही आ गया, इसी को देख लेते हैं। ये ड्रॉप डाउन पे मैं क्लिक करता हूँ।
अच्छा ये मेरे सिस्टम में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं ना, रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, लाइव क्लास भी चल रही है, जिसकी वजह कर ये जो है ना थोड़ा सा स्लो हो रहा है। तो जो मेरा है वो डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, तो ओपन कर लेता हूँ असाइनमेंट। अच्छा मेरी ये वाली इमेज थी, ये मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी। अब ये इमेज देखिए यहाँ पे लोड हो चुकी है। अब मुझे कलर निकालना है, तो मैं ये सिंपली यहाँ पे आता हूँ, मुझे ये वाला कलर चाहिए, इस पर मैं क्लिक किया, देखिए इसका कलर हेक्स कोड मुझे यहाँ पे मिल गया। मैंने यहाँ से किया कॉपी, नीचे आपको ऑप्शन आ गया कॉपी हो गया। अब आ जाए अपने कोड पे, और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड बीजी कलर अप्लाई कर देता हूँ, बीजी कलर, और उसकी वैल्यू जो है मैं दे देता हूँ जो वहाँ से मैंने कॉपी की थी, ठीक है। और इसके अलावा मुझे स्पेसिफिक रॉ पे भी अप्लाई करना है, तो स्पेसिफिक रॉ वाले सेल का भी मैं कलर में निकाल लेता हूँ। यहाँ पे इस पर क्लिक किया मैंने, इसका कलर है E7 E9 EB, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने इस कोड में आ जाता हूँ और अपने टेबल पे आ जाता हूँ। अब मुझे कौन कौन से इसमें चाहिए, दूसरे टेबल में चाहिए, टेबल की पूरी रॉ में चाहिए ना, तो बजाय मैं एक स्पेसिफिक सेल पे अप्लाई करूँ, बल्कि मैं पूरी रॉ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा ये सब में होगा, किस किस में होगा, दूसरी, चौथी और छठी रॉ में होगा। तो ये दूसरी रॉ सेलेक्ट कर लिया मैंने, ये आ गया मेरा चौथा रॉ, और ये आ गया मेरा छठा रॉ। तो यहाँ आके मैं एक स्पेस क्रिएट करता हूँ, स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाता हूँ, स्टाइल के एट्रीब्यूट के बाद बैकग्राउंड कलर लगाना है मुझे, और बैकग्राउंड कलर की वैल्यू वहाँ से मैंने कॉपी की थी वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया मैंने। अब अपने कोड के आउटपुट पे देखते हैं। अच्छा ये बहुत चले, अच्छा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? जी आ रही। कहाँ तक हम थे लास्ट क्लास, लास्ट टाइम आप क्या तक, कहाँ तक पढ़ा आपने, कहाँ तक देखें? आप कलर के बारे में बता रहे थे, कलर किस तरह सेट करें। अच्छा कलर हमने कॉपी कर लिया था ना वहाँ से। जी जी हाँ चलिए ठीक है, मतलब कि कोड से हमने कलर कॉपी कर लिया था, अब हम आउटपुट देखने जा रहे थे, ऐसा ही है? जी ये ऐसे ही। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी हो रही है। चलिए ठीक है, शुक्रिया सैफुल्ला। तो अब हम यहाँ पे आते हैं अपने कोड की तरफ, और यहाँ पे आके हम रिफ़्रेश करते हैं। अब देखें ये हमारा थोड़ा बहुत आ गया इमेज, हाँ तो थोड़ा बहुत वैसा लुक आ गया, बस थोड़ा सा क्या फ़र्क है, फ़र्क ये है कि हमारा जो बॉर्डर का लाइन है ना वो थोड़ा डार्क डार्क लग रहा है, ऐसा ही है। और बाकी सारा जो है सारी चीज़ें ठीक हो गई। हाँ ये टेक्स्ट का कलर थोड़ा चेंज है, तो अभी हम इस पर फोकस नहीं करते हैं, हम बस अभी बॉर्डर को देखते हैं कि हमारे बॉर्डर का कलर इसके और इसके बॉर्डर के कलर में थोड़ा सा फ़र्क है। अब इसको कैसे सर करेंगे? आपने कलर के लिए क्या क्या चीज कॉपी की थी? एक हेक्स
बस बस करके बस कुछ सिर्फ कॉपी हैक्स, किया था। बस हैक्स कोड कॉपी किया था बस। मैं बता रहा था कि वो तीनों कलर के कोड हैं। आप चाहे तो हैक्स ले लें, या फिर RGBA ले लें, या फिर HSL ले लें। आप तीनों में से कोई से भी कोड को उठा सकती हैं। तीनों का काम एक ही है, कलर प्रोवाइड करना। वो अलग अलग तरीके से, या कहते हैं ना, अलग अलग फॉर्मेट में रखा हुआ है। कुछ हैक्स कोड में रखा हुआ है, और उसी को फिर RGB कोड में भी रख दिया है, उसी को HSL कोड में भी रख दिया है। तो आपके ऊपर है, आप कोई भी तीनों में से एक उठा सकती हैं। तो अमूमन हम हैक्स कोड ही उठाते हैं, क्योंकि वो सबसे शॉर्ट होता है, इस वजह से। ठीक है, ओके। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखें तो हेडिंग सब चीज़ सेम हो गई है, बस हमें बॉर्डर को थोड़ा सेट करना है। तो बॉर्डर के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें अपने कोड में आते हैं दोबारा, और हम अपने बॉर्डर को पूरा कहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं, टेबल के बॉर्डर से कर रहे हैं ना। तो मैं चाहता हूँ इस बॉर्डर का कलर जो है चेंज हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी और इस्तेमाल करूँगा, बॉर्डर कलर, और इसकी वैल्यू जो वहाँ से मैंने कॉपी की थी यहाँ पेस्ट कर दूँगा। अच्छा, बॉर्डर कलर भी मैं वही रख रहा हूँ जो मैंने इसके लिए कलर सेलेक्ट किया था। और अब अपना आउटपुट देखते हैं। तो देखें, माशाल्लाह से बिल्कुल वैसे ही बन चुका है। मैं इसको थोड़ा सा और कॉम्प्रेस कर दूँ, तो लग रहा है वैसे ही तकरीबन वैसी वाली लुक आ रही है। अच्छा, इसका थोड़ा सा विथ मुझे अभी भी कम लग रहा है, तो मैं इसके विथ को बढ़ा ही देता हूँ, 800 कर देता हूँ। और इसको अब देखते हैं, तो अब मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही है। तो आप लोग का कुछ कहना है इस बारे में? आप लोग को ठीक लग रहा है ये टेबल इसके हिसाब से? जी सही है, बिल्कुल सही है। सेम है ना? सही है। बस टैक्स जो है ना, टैक्स, ये टैक्स थोड़ा बस सा डिफरेंट है। डार्क है। नहीं, ये डार्क नहीं, हाँ एक तो कलर भी इसमें फ़र्क है टैक्स का। अच्छा, टैक्स का कलर भी हम कॉपी कर सकते हैं। आप वहाँ से क्या करें कि, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा, और इससे कंट्रोल करने में ना थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा हिचमिच हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको अभी यहीं रहने दें। ये हम जब CSS पे आएंगे ना, तो वहाँ से आसानी से हो जाता है, तो वहीं से हम देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और दूसरी चीज़ ये है कि आपको पूरा ये समझ में आया है किस तरीके से हमने टेबल बनाया है, और किस किस तरीके से हमने क्या क्या काम किए हैं A to Z, और किस तरीके से लेके चले, क्या क्या चीज़ को देखते हुए हमने पूरा एक स्टेप बाय स्टेप काम किया। ऐसा नहीं है कि यार ये कैसे बनेगा, आपको एक छोटे स्टेप से स्टार्ट करना है और उस पर करते जाना है, तो इन दी एंड आपको रिज़ल्ट मिल जाता है, ना कि आपको शुरू में देख के घबरा जाना है। तो किसी का कोई सवाल या कोई चीज़ जो इसमें समझ में ना आई हो तो क्या है, मैं दोबारा बता देता हूँ। सर आपने एक चीज बोली थी कि कलर के लिए हर रो में जाके कलर नहीं लिखना पड़ेगा, आपने अच्छा कुछ हाँ, बोला था ये वाला मैं दोबारा बता देता वो। हूँ। हाँ, अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है, इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक में आता हूँ। ठीक है, अब देखिए ज़रा इस टेबल पे जब हम अपने टाइम में जब बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर लेते ना, अप्लाई कर रहे थे, तो उस केस में क्या होता था, वो पूरे टेबल में आ जा रहा था। ऐसा ही है ईमान। लेकिन अभी क्या है जी कि अभी हमें पूरे टेबल में कलर करना तो है, लेकिन एक जैसा कलर नहीं चाहिए हमें। अब यहाँ पे अलग है, इस रॉ में। अच्छा, अब यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि रॉ वाइज यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। अब स्पेसिफिक सेल में भी ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक सेल में हर के अलग कलर है, इस सेल में अलग कलर है, इसमें अलग है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बचत हो गया कि हमें हर स्पेसिफिक सेल में काम नहीं करना है, हमें रॉ वाइज काम करना है। हर रॉ का अलग कलर है, लेकिन रॉ में सब रॉ का अलग कलर नहीं है, वाइस वर्सा चल रहा है। एक रॉ जो है वो तकरीबन 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, जबकि दूसरा रॉ भी 4 दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें एक फ़ायदा मिल गया। तो हम क्या कर सकते थे, हम ये कर सकते हैं कि बजाय हम जो है हर स्पेसिफिक रॉ पे काम करें, मतलब कि इस रॉ में आया मैं, जैसे ही मैंने अभी ये कलर अप्लाई किया है ना, यहाँ पे मैंने नहीं किया है, तो यहाँ पे भी मैं करता, यहाँ पे किया हुआ है, और इसके बाद मैंने नहीं किया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी करता, यहाँ किया हुआ है, यहाँ नहीं किया हुआ है, ये वहाँ पे, तो यहाँ पे भी करता। तो अब यहाँ पे मुझे नहीं करना पड़ा, बच गया। इसकी जगह मैंने क्या किया, ओहो, अच्छा स्क्रीन दिख रही नहीं होगी आप लोगों को मेरी, ऐसा ही है।
जी दिख रही है। दिख रही है? अच्छा, मुझे नहीं दिख रही है। अच्छा, 1 मिनट के लिए मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ 2-3 मिनट में दोबारा। असल में मेरे पास जो है ना स्क्रीन पूरा गायब हो गई है। ठीक है। अच्छा, अब आ रही है? हाँ, अच्छा, आप लोगों को तो आ ही रही होगी। ठीक है, यहाँ पे भी क्लियर हो गया। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जो हमारा जो स्क्रीन क्या कहते हैं, कॉलम रॉ है। तो अब मैं क्या करूँगा कि स्पेसिफिक सेल पे मैंने पहले पहले कलर अप्लाई कर दिया जिसमें चेंज करना था, और पूरे टेबल में जाके मैंने एक ही कलर अप्लाई कर दिया। तो कौन सा कलर अप्लाई किया मैंने? जो ये वाला कलर था, पूरे टेबल में मैंने पहले ये कलर अप्लाई कर दिया, और उसके ऊपर हर रॉ में ये जो स्पेसिफिक कलर थे वो जिस 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 रॉ में मुझे ज़रूरत थी उस रॉ में आके मैंने वो स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा के वो कलर अप्लाई करते चला गया। इस रॉ में ज़रूरत थी इसमें अप्लाई कर दिया, इस रॉ में ज़रूरत थी इस पर अप्लाई कर दिया, और जिसमें नहीं किया उसमें बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि बैकग्राउंड में मैंने पूरे टेबल पे कलर लगाया हुआ ही था, तो इस वजह से उसमें वो कलर ऑटोमेटिकली दिख रहा था मुझे। ठीक है। और किसी का कोई सवाल टेबल से रिलेटेड? सर अभी यहाँ पे आपने रो वाइज कलर किया है, हम जी, कॉलम वाइज कर सकते हैं? आप कॉलम वाइज नहीं, कॉलम वाइज आप नहीं कर सकते, आपको फिर स्पेसिफिक जो है ना सेल वाइज काम करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे सही देखें, है सर। क्योंकि आपको मैंने शुरू में बताया ना, हम टेबल में रॉ वाइज काम करते हैं, HTML की टेबल हम रॉ वाइज बना रहे होते हैं। या तो आपको रॉ वाइज काम लेके चलना पड़ेगा ऐसे, या फिर आपको हर स्पेसिफिक सेल में जाके कलर अप्लाई करना पड़ेगा। आप कॉलम वाइज जैसे जिस तरीके से हमने एक रॉ में अप्लाई किया पूरे रॉ में आ गया ना, तो इस तरीके से कॉलम में हम नहीं कर सकते हैं कि मैंने इस कॉलम में अप्लाई किया तो पूरे कॉलम में आ जाए, इस कॉलम में अप्लाई किया पूरे कॉलम में आ जाए। इसके लिए फिर आपको हर सेल को चुनना पड़ेगा और वहाँ पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा, इस सेल के लिए अलग, इस सेल के लिए अलग, इस सेल के लिए अलग। ठीक है। एनीवन और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, किसी ने बनाया है ये मेरे साथ, कंप्लीट किया है? किसी ने कंप्लीट किया है मेरे साथ ये टेबल को? सैफुल्ला, तुमने कंप्लीट कर लिया मेरे साथ? जी बस मेरा वही मसला आ रहा है, जो लेफ्ट में नहीं हो रहा मेरा। लेफ़्ट में नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? नहीं, ये देखो मैंने ना, वो आपका मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। देखो, जिस चीज़ को लेफ़्ट में करना है वो क्या है, हमारा पहला रॉ है। तो पहले रॉ में जी आके मैं सही क्या करूँगा, स्टाइल का एट्रीब्यूट अप्लाई किया तीनों उसमें। सही। सही है। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी दी मैंने, ये टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी दी है, जी और उसके बाद उसकी वैल्यू लेफ्ट दी है मैंने। सही। तो तुमने भी यही किया हुआ है? जी सही हो गया, सही है। हो गया? जी जी हो गया। ठीक है। गर्ल्स में किसी ने नहीं किया मेरे साथ काम? ईमान, आपने भी काम नहीं किया था? अच्छा, कर रही हैं। अच्छा, अब आप बताएं कि 30 मिनट भी नहीं, 26 मिनट बाकी है। 26 मिनट बाकी है, तो 26 मिनट में हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव कर जाएं, या फिर इसका जो दूसरा टेबल है, पीरियोडिक टेबल वाला नहीं, जो साधु लहसन आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा माइक तो खोलें। साधु लहसन, आप क्लास में हैं या बस ज्वाइन करे हुए हैं? सर ये वाला नहीं करा। अच्छा, ये वाला कौन सा वाला किया है फिर?
टेबल बनाया हुआ है, अच्छा कलर वाला नहीं करा। अच्छा चलें। अच्छा आप बताएं मुझे कि अगला टेबल हम कंटिन्यू करें या जो है ये वाला टेबल, नहीं ये वाला तो नहीं ये वाला टेबल कंटिन्यू करें या फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव कर जाएं। नेक्स्ट चैप्टर की सर तरफ। ये वाला हम खुद कर लेंगे, आप नेक्स्ट चैप्टर चले पे चले ठीक है जाएं। फिर, तो हम आगे चलते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है टेबल का चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अच्छा टेबल में कोई भी मसला हो तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लीजिएगा, वो दूसरे वाले टेबल जो आप बनाएंगी सेल्स वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा मार्कअप। अच्छा इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आपको पहले भी थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, जैसे कि डॉग टाइप्स। तो डॉग टाइप क्या होता है, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि डॉग टाइप का जो टैग होता है, इसके ज़रिए हम क्या बता रहे थे कि हमारा डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है। हमारे केस में HTML है, और साथ साथ ये भी बता रहा था कि हम HTML के कौन से वर्जन को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि HTML5 वर्जन इस्तेमाल करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आप HTML4 वर्जन की बात करें जो पहले होता था इससे पहले, तो उसके लिए हम ये टैग लगा रहे होते थे हम, ठीक है। HTML5 में ये इतना सा रह गया। तो वक्त के साथ साथ चीज़ें कंपैटिबल और शॉर्ट होती जा रही है, स्मॉल होती जा रही है, चाहे वो कोड हो या फिर वो कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हो। अच्छा उसके आगे हम बात करते हैं कमेंट्स। तो कमेंट्स के बारे में आप लोग कॉमन जानते होंगे क्योंकि आप लोग सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, और मेरे ख्याल से आप लोगों ने प्रोग्रामिंग में इसका जिक्र सुना होगा, अगर आप लोगों ने प्रोग्रामिंग से आप लोगों का कोई भी वास्ता पड़ा होगा तो। कमेंट फिर भी मैं बताता हूँ कि कमेंट जो है ना बेसिकली वो पीस ऑफ कोड होता है जिसे हम रेंडर नहीं कर रहे होते, मींस कि इसके जो आउटपुट है ना वो ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होता, जिससे भी हम कमेंट कर रहे होते हैं। कमेंट्स का अमूमन हम इस्तेमाल कोड की रीयूजेबिलिटी के लिए, कोड की अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे होते हैं। क्योंकि फ़र्ज़ करें अभी तो मैं काम कर रहा हूँ, मुझे सब पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, सब मुझे याद है, लेकिन बिलफ़र्ज़ ये कोर्स या ये जो कोड है ये मैं कभी लंबे अरसे के बाद दोबारा इस पर काम करूँ या उसको दोबारा खोलूँ तो उस वक्त तक तो मुझे याद नहीं रहेगा ना। अब ज़रूरी नहीं है कि याद रहे, किसी को भी रह भी सकता है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही कहती है कि आपको हमेशा कोड में कमेंट लिखना चाहिए, ताकि आप जब इसको बाद में देखें या कोई और भी देखे, आप नहीं, चले आप किसी और को सेंड कर दिया, डेवलपर को या किसी के लिए प्रोजेक्ट बनाया उसको सेंड कर दिया, अब उसको किसी और से काम करवाना हो इस प्रोजेक्ट में, तो वो इसको अपना ये सारे फाइल और फोल्डर प्रोवाइड करेगा, तो वो जब इसको खोल के देखेगा तो उससे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या चीज़ में यहाँ पे क्या काम हो रहा है या क्या चीज़ यहाँ पे डिफ़ाइन की हुई है, किस तरीके से क्या हो रहा है। तो वो समझ जाएगा कि ये जो है काम किसी बस स्टार्टर ने किया है या फिर नॉन प्रोफेशनल बंदे ने काम किया हुआ है, या फिर ऐसे ही जो है जो सीख के आया है, स्टार्टिंग अभी किया है जिसने, उससे इसने ये प्रोजेक्ट बनवाया है। तो ये एक प्रोफेशनल तरीका है कि आप अपने हर कोड पे ना कमेंट लिखा करें या मेंशन किया करें कि यहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं। अच्छा HTML में कमेंट हम कैसे करते हैं, कमेंट करने के लिए आप क्या करें, ओपन क्या कहते हैं एंगल ब्रैकेट, क्लोज एंगल ब्रैकेट लगाएं, उसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करें, एंड देन डबल अंडरस्कोर स्पेस नहीं, डबल अंडरस्कोर, इस डबल अंडरस्कोर के दरमियान में आप जो कुछ लिखेंगे ना वो आपका कमेंट कहलाएगा। अच्छा इस तरीके से हम कमेंट कर रहे होते हैं। ये कमेंट को हम कहीं भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक मिसाल में दिया हुआ है, आप स्टार्ट में कर दें कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन एंड हो रहा है, यहाँ पे हमारा मेन टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे मेन टेक्स्ट एंड हो रहा है। आप किसी कोड के ना एलिमेंट के बीच में भी कर सकते हैं। फर्स्ट के लिए मैं इस वर्ड को भी कमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। और आप कुछ कमेंट में यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं अलग से। और इसके अलावा और क्या है कमेंट में, हाँ मल्टी लाइन कमेंट कैसे करें। फर्स्ट के लिए ये तो एक ही लाइन की कमेंट है ना, तो अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट करना हो तो आप पहले जितने भी लाइन को कमेंट करना है उसको सिलेक्ट कर लें, और उसके बाद आप शॉर्टकट की का प्रेस करें कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो वो दोनों लाइन आपका जो है कमेंट हो जाएगा। अगर मैं इसको आप करके दिखाऊं तो फर्स्ट के लिए ये मेरा कोड है, सही है। मैं चाहता हूँ ये वाला जो कमर्शियल लिखा हुआ ना ये कमेंट हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ,
और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क दबाता हूँ। अच्छा ये पूरा ही हो गया। इस केस में मैं क्या करूँगा, खुद से मैनुअली करना पड़ेगा, शॉर्टकट यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ओपन टैग लगाया, एक्सक्लेमेशन मार्क, अंडरस्कोर। अच्छा अब देखें इसके बाद जो है ना सारा कमेंट हो गया है, क्योंकि स्टार्टिंग तो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया, एंडिंग नहीं बताया अभी तक, इस वजह से जहाँ तक जा सकते हैं जा रहा है। तो मुझे एंड यहीं पे करना है, तो डबल टैग दोबारा और एक्सक्लेमेशन मार्क क्लोज। अब देखिए ये वर्ड कमेंट हो गया है। इस तरीके से अगर मुझे मल्टी लाइन कमेंट करना हो, जैसे मैं ये चाहता हूँ ये तीनों कमेंट हो जाएं, तो मैं कंट्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल क्वेश्चन मार्क प्रेस करूँगा तो ये कमेंट हो जाएगा। इस तरीके से हम कमेंट कर रहे होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट। अगर सिंगल लाइन करना है, फर्स्ट के लिए आप पूरी इस लाइन को करना चाह रहे हैं तो इस लाइन पे बस क्लिक कर दें और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क कर दें तो ये कमेंट हो जाएगा, तो सिलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम कमेंट कर रहे होते हैं। अब आ जाते हैं आईडी एट्रीब्यूट के बारे में। आईडी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल जो है ना ये आईडी जो है बेसिकली एक एट्रीब्यूट है जिसका इस्तेमाल हम किसी भी एलिमेंट को यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए कर रहे होते हैं। अगर हम अपनी बात करें एज ए ह्यूमन बीइंग, तो हम इंसान हैं, हमें कैसे यूनिक आइडेंटिफाई किया जाएगा किसी दूसरे इंसान से? किसी को कोई आइडिया है या कोई कुछ कहना चाहता है? बल्कि आप लोग ना कहें, मैं ही कह देता हूँ कि फ़र्ज़ कर लें अगर मैं अपनी बात करूँ तो मे भी मेरा दुनिया में कोई दूसरा हम शक्ल हो सकता है जो मेरे ही जैसा दिखता हो, लेकिन एक चीज़ जो है वो डिफरेंट, या दो चीज़ जो है डिफरेंट हो सकती है। एक तो मेरा फिंगरप्रिंट जो कि हर इंसान का तकरीबन अलग होता है, और दूसरा जो है मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर जो कि मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने प्रोवाइड किया हुआ। अब ज़रूरी नहीं है कि दूसरा जो है उसका भी शनाख्ती कार्ड नंबर सेम हो, अनटिल अनलेस कोई उसमें कार्रवाई कर दे, लेकिन हमारा जो है फिंगरप्रिंट वो हमेशा सबका अलग अलग ही होता है। तो इसी तरीके से अगर हमें किसी एलिमेंट को यूनिक आइडेंटिफाई करना हो ना, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर आईडी का एट्रीब्यूट लगाते हैं। सही है, आईडी का एट्रीब्यूट लगाने के बाद इक्वल्स जैसे हम क्या कहते हैं एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं और उसकी वैल्यू देंगे। अच्छा अब वैल्यू जो देंगे ना, इसमें हमेशा याद रखिएगा जो आईडी की एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है ना, वो नंबर से स्टार्ट नहीं होगी। मींस के मैं यहाँ पे 1 पुल नहीं लिख सकता, और ना ही किसी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट होगी। मतलब कि मैं यहाँ पे स्टैरिक पुल नहीं लिख सकता, परसेंटेज पुल, डॉलर पुल नहीं लिख सकता, लेकिन मैं इसको बीच में लिख सकता हूँ। मतलब कि पुल 1 कोड लिख सकता हूँ, P1 यूल कोड भी लिख सकता हूँ, या पुल डॉलर कोड लिख सकता हूँ, एंड में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन स्टार्ट में इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं हम। ठीक है, अंडरस्कोर चल जाता है लेकिन फिर भी उसको नहीं करिएगा, हमेशा कैरेक्टर से ही स्टार्ट करिएगा जब भी आईडी के एट्रीब्यूट की वैल्यू को इस्तेमाल करना है। और मज़ीद ये है कि क्योंकि हम इसको किसी भी एलिमेंट को यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं आईडी एट्रीब्यूट को, तो आप किसी दूसरे एलिमेंट को जब आईडी दें तो उसकी सेम वैल्यू ना रखें। फर्स्ट कर ले मैं इसको भी एक आईडी दे देता और उसकी वैल्यू भी मैं पुल कोड रख देता, तो इसका फिर मकसद ख़त्म हो जाएगा कि आप इस आईडी एट्रीब्यूट को इस्तेमाल ही क्यों कर रहे हैं। अच्छा दूसरी चीज़ एक और यहाँ पे एक बात कि आईडी एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है ना, वो आप एक ही रख सकते हैं। मतलब कि एक से ज़्यादा वैल्यू भी हम यहाँ पे दे सकते थे, लेकिन आईडी एट्रीब्यूट में वो सपोर्ट नहीं होता। आप यहाँ पे पुल कोड के बाद एक स्पेस दें और इसकी एक और वैल्यू लिख दें तो वो 2 अलग वैल्यू कहलाती है, लेकिन आईडी में ऐसा नहीं होता है। अच्छा अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्लास एट्रीब्यूट की तरफ। तो क्लास एट्रीब्यूट जो है ना बिल्कुल इसका अपोजिट है। उसमें किसी भी एलिमेंट को यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसमें मुझे फर्स्ट कर ले 5-6 बंदों को एक ही काम असाइन करना है या उस पर एक ही चीज़ अप्लाई करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, क्लास को एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करूँगा, बजाय मैं उन एलिमेंट को अलग अलग जाके अप्लाई करूँ। तो आप क्या करना है, सिंपल इसमें क्लास के एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना है, इक्वल साइन से सेपरेट करना है एंड देन उसकी वैल्यू आपको असाइन करनी है। अच्छा जो भी आप वैल्यू असाइन करेंगे इसमें भी वही रूल है कि वो नंबर या स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, बीच में और एंड में कर सकते हैं हाँ, लेकिन स्टार्ट में नहीं कर सकते। अच्छा लेकिन इसमें एक डिफरेंस और ये है कि इसमें हम मल्टीपल वैल्यूज़ दे सकते हैं। मींस कि इम्पॉर्टेंट के बाद यहाँ पे मैं एक क्लिक करूँ और एक और वैल्यू दूँ। अगर मैं यहाँ पे आपको मिसाल करके दिखाऊँ, फ़र्ज़ कर लें ये एलिमेंट है, ठीक है, TD। मैं यहाँ पे एक एलिमेंट में क्लास दे देता हूँ, सही है, और उसकी वैल्यू देता हूँ हीरो। मैं इसकी यहाँ पे एक और वैल्यू भी दे सकता हूँ 0।
अब मैं इसको दो अलग अलग वैल्यू से क्लास को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। मैं हीरो की क्लास से भी इसको, हीरो की वैल्यू से भी इस क्लास को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, मैं ज़ीरो की वैल्यू से भी इस क्लास को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। हाँ, बस शर्त ये है कि आप जब भी एक से ज़्यादा वैल्यू दें तो बीच में आप यहाँ पे स्पेस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर मैं यही काम आईडी के साथ करूँ तो आईडी में ये चीज़ नहीं चलती है, मीन्स कि आप एक से ज़्यादा वैल्यू इसकी ये नहीं दे सकते। तो ये यहाँ पे आईडी और क्लास एट्रीब्यूट के डिफरेंस है। और इसका इस्तेमाल अभी जो है ना, अभी तो किस केस में नहीं है, अभी जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसका इस सब का इस्तेमाल आएगा, तो हम उसमें उस वक्त देखते जाएंगे। अच्छा, ब्लॉक लेवल एलिमेंट ये क्या होते हैं? ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हमारे ब्राउज़र के पूरे विड्थ को ले रहे होते हैं और हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। अगर आपको याद हो कि कल हम जब हेडिंग, पैराग्राफ, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर एलाइज के आइटम्स, ये सब जब हम पढ़ लेते हैं तो आपने देखा जब हम हेडिंग का जो इस्तेमाल कर रहे थे तो वो बिल्कुल जो है फ़र्ज़ कर लिया, हमने फ़र्ज़ कर लिया हेडिंग लिखा था, तो इसके बाद इतनी सारी स्पेस हमारे ब्राउज़र में खाली थी, तो वो स्पेस जो है इस्तेमाल नहीं हो रही थी। इसके बाद हमने जो दूसरा एलिमेंट इस्तेमाल किया H2, तो वो बजाय इसके आगे आने के वो इसके नीचे आ रहा था। वो इसी वजह से आ रहा था क्योंकि ये सारे जो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कहलाते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो हमेशा पूरी विड्थ ले रहे होते हैं स्क्रीन की और हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। इसी वजह से इनको ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहते हैं, जिसमें हमने H1, H2, H3 से H6 तक पैराग्राफ का टैग, UL का टैग, OL का टैग, LI का टैग, इसके अलावा भी बहुत सारे टैग्स हैं जो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहलाते हैं। अच्छा, लेकिन आपको याद होगा कि वहाँ पे दो एलिमेंट थे जो एक ही लाइन पे आ रहे थे, एक लिंक वाला और एक इमेज का, वो दोनों एक साथ ही आ रहे थे। वो इसी वजह से आ रहे थे कि वो इनलाइन एलिमेंट कहलाते हैं। अब इनलाइन एलिमेंट क्या होता है? ऐसा एलिमेंट जिसमें जितना कंटेंट हो ना वो उतना ही स्पेस लेता है, इसके अलावा स्पेस नहीं लेता, और हमेशा वो उसी लाइन से स्टार्ट होता है जहाँ पे वो ख़त्म हो रहा होता है, उसे हम इनलाइन एलिमेंट कहते हैं। अच्छा, इनलाइन एलिमेंट में यहाँ पे कुछ मिसाल है, जैसे कि एंकर का टैग, बोल्ड, एम्फेसिस, स्ट्रॉन्ग, इमेज, इटैलिक, अंडरलाइन, साइड का टैग, आपका कोटेशन का टैग, ये सारे जो है आपके इनलाइन एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। ये हमेशा उसी लाइन से स्टार्ट होते हैं जहाँ पे ये एंड हो रहे हैं, और इनको जितना कंटेंट होता है ना इनका, ये उतना ही स्पेस ले रहे होते हैं, इसके अलावा स्पेस नहीं ले रहे होते हैं। अच्छा, तो हम यहाँ पे एक थोड़ा सा काम करते हैं। काम क्या करते हैं? ये मैं पूरा कोड खोल लिया हूँ, अभी बस ये समझाने के लिए है। यहाँ पे मैं इंडेक्स 3 पेज क्रिएट करता हूँ। सही है, ये मैंने यहाँ पे पेज बना लिया HTML3 का। अब यहाँ पे क्या करते हैं, फर्ज कर लें यहाँ पे मैं एक H1 क्रिएट कर लेता हूँ, हेडिंग 1। यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ, हेलो गाइस। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी पास करता हूँ और हाँ, यहाँ पे आके ओपन करता हूँ, Ctrl+V। अब देखें हेडिंग 1 के आगे इतना सारा गैप है, लेकिन हेलो गाइस जो है ना उसके नीचे आ रहा है, बिल्कुल उसके आगे नहीं आ रहा है। इसी वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसने यहाँ से लेके पूरी इस एंड तक जो है ना स्पेस ली हुई है, जहाँ तक ये ब्राउज़र का यहाँ तक है। इसी वजह से यहाँ पे नहीं आ रहा है हेलो गाइस। और इसी तरह हेलो गाइस भी क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो ये भी पूरा यहाँ तक आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फर्ज कर लें एंकर टैग का इस्तेमाल करता हूँ, सही है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओपन यूट्यूब, और इसी का मैं एक और टैग इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओपन फेसबुक,
ठीक है। अब इसका आउटपुट देखिए, अब ये दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। अब मैं इनके आगे और भी लिखूँगा ना तब भी ये एक ही लाइन में आएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों इनलाइन एलिमेंट है, इनको जितना स्पेस चाहिए था उसने इतना ही लिया। उसके बाद आपका जितना कंटेंट था उतना ही स्पेस लिया, और उसके बाद जो इसका अगला एलिमेंट है वो भी इनलाइन था, तो इसी वजह से वो यहाँ ही पर स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब आगे जाने से पहले मेरा आप लोग से एक सवाल है। आप लोग यहाँ पे मौजूद है ना? हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि मैं अपने कोड पे आ जाता हूँ। अरे यार, हाँ, तो ये हेडिंग 1 है और हेलो गाइस, ये दोनों ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इस वजह से ये दोनों अलग अलग लाइन पे आ रहे हैं। अगर फर्स्ट कर लें, मैं हेडिंग 1 और उसके बाद मैं लिखता हूँ ओपन यूट्यूब, मतलब एंकर का टैग लगाता हूँ, तो क्या ये दोनों एक ही लाइन में आएंगे या अलग अलग लाइन में आएंगे? सैफुल्ला बताओ ज़रा। सर अलग अलग लाइन पे आएंगे। क्यों? वो ओपन जो हेलो गाइस, एंकर का जो टैग है वो तो इनलाइन है ना, वो तो हमेशा जहाँ पे ख़त्म होता है उसकी लाइन से स्टार्ट हो जाता है, तो ये यहीं पे क्यों नहीं आएगा? हेलो गाइस जो एलिमेंट है उसने घेरा हुआ है, तो अगर ओपन यूट्यूब पे अगर हम वो इनलाइन लगाएंगे तो वो नीचे आ जाएगा वो। अच्छा, कोई इनके बात से इत्तेफाक कर रहा है? क्या नाम है? हाँ, ईमान वकार, आप इनके बात से इत्तेफाक कर रही हैं? ये जो बता रहे सही बता रहे हैं? यस सर। अच्छा, चलिए ठीक है। अब मैं सवाल को थोड़ा घुमाता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक ओपन यूट्यूब का इस्तेमाल किया हुआ मैंने, ठीक है, एंकर का टैग। मैं कोड से आता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सही है, ओपन यूट्यूब है। अब मैं इसके आगे ना एक पैराग्राफ लिखता हूँ, मतलब कि हेलो गाइस मैं इसके आगे लिखना चाहता हूँ, तो वो पैराग्राफ के फॉर्म में, तो क्या वो इसके आगे आएगा वह नेक्स्ट लाइन में आएगा? सानिया आप बताएं। आप क्या यूज़ करेंगे, एंकर यूज़ करेंगे या देखें, वो अभी मैंने पैराग्राफ? यहाँ पे एक एंकर टैग यूज़ किया हुआ ना, जो कि आ रहा है ओपन यूट्यूब, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि हेलो गाइस ना, ये जो है इसे मैं यहाँ कर दूँ, ओ सॉरी, इसे मैं यहाँ लेके आ जाऊँ इसके बाद, ठीक है। तो क्या ये हेलो गाइस इसके आगे आएगा या इसके नीचे आ जाएगा? इसके नीचे आएगा। इसके आगे नहीं आएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि जो एंकर टैग होता है वो ये बताता है ना कि जैसे ये यूज़ होगा वो उसी लाइन पे आएगा, लेकिन जैसे ही हमने वो वाला पी वाला यूज़ किया है तो वो बता रहा है कि मुझे नेक्स्ट लाइन पे ही जाना है, क्योंकि वो ब्लॉक एलिमेंट है। तो यहाँ पे इतना जगह तो है, और एंकर टैग ये भी तो कहता है, मतलब कि इनलाइन टैग। अच्छा, थोड़ा माइक बंद करिएगा आप। हाँ, इनलाइन इनलाइन टैग एक मिनट पहले मुझे कंप्लीट करने दें। माइक बंद करिएगा आप लोग। हाँ, इनलाइन एलिमेंट ये भी तो कहता है कि मैं जो है जितना मेरा कंटेंट है मैं उतनी ही जगह लूँगा और मैं वहीं पे ख़त्म हो जाऊँगा। तो यहाँ पे तो ये ख़त्म हो गया, अब इसके बाद इतनी स्पेस तो पड़ी हुई है, तो जब मैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट इस्तेमाल करूँगा तो वो इसके आगे नहीं आ पाएगा। हाँ, आप बताएं। मुझसे पूछ रहे ना? जी जी जी। देखिए, मुझे समझ आ रहा है, वो इनलाइन का ये होता है कि आपने जब इनलाइन लगा दिया, कोई भी इनलाइन यूज़ किया है तो उसका मतलब है वो उसी के आगे से स्टार्ट होने वाला है। जी, लेकिन जैसे आपने कोई ब्लॉक एलिमेंट यूज़ किया है तो वो नेक्स्ट पे ही आएगा, क्योंकि वो ब्लॉक एलिमेंट ओके, है, ठीक है। चाहे उससे पहले inline। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल सॉलिड हो गया इसका। अच्छा, थोड़ा सा जो है ना आप माइक को देखिएगा, आपका माइक थोड़ा सा ना डिस्टर्ब कर रहा है, मैं आवाज़ आ रहा है। तो आप लोग वो जो है सानिया की बात से इत्तेफाक कर रहे हैं? यस हाँ, सर। ठीक है, यही बात है। अगर मैं फ़र्ज़ कर ले 2 इनलाइन इस्तेमाल करूँगा तो वो दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे, लेकिन अगर मैं इनलाइन और ब्लॉक इस्तेमाल करता हूँ तो दोनों अलग अलग लाइन में आएंगे। ब्लॉक और इनलाइन इस्तेमाल करता हूँ तो वो दोनों भी अलग अलग लाइन में आएंगे, और 2 ब्लॉक इस्तेमाल करता हूँ तो वो भी अलग अलग लाइन में आएंगे, जैसे कि यहाँ पे मौजूद है। तो ये हमारा था इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट का कॉन्सेप्ट, जो कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो है ना आगे काफ़ी काम आता है, और इसी में सब बंदे जो है ना कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि ये नेक्स्ट लाइन में क्यों आ रहा है और ये इस लाइन में क्यों आ रहा है। तो इससे रिलेटेड जो है ना मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, अभी नहीं, आगे एंड में दूंगा।
तो उस पर आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा एलिमेंट इनलाइन है, कौन सा जो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अच्छा, टाइम हमारे पास कितना बाकी है? 6 मिनट बाकी है। तो ये दोनों टॉपिक अभी रहने देते हैं। फेविकॉन, ये क्या चीज़ है? आपको याद होगा कि आप जब टाइटल लगा रहे होते थे तो वहाँ पे उसके बराबर में ना कुछ आता नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखिए आपने अमूमन देखा होगा जब भी आप कोई साइट खोलते होंगे तो उसमें आइकन लगा हुआ होता है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये आइकन कैसे आता है? आइकन जो है ना HTML फेविकॉन के थ्रू आता है। अब ये आता कैसे? इसके लिए सबसे पहले आपको वो इमेज चाहिए होगी जिसको आप जो है ना आइकन के तौर पे अपने टाइटल के स्टार्ट में दिखाना चाह रहे हो। अगर हम अपनी बात करें तो हमने जो पेज खोला हुआ है, देखिए डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है जो कि टाइटल में डिफाइन होगा, डॉक्यूमेंट लिखा होगा, और यहाँ पे कोई आइकन नहीं आ रहा है। लेकिन इसमें देखें आप, यहाँ पे एक आपको मीट का आइकन दिख रहा है। तो अगर आपको ये आइकन लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एक इमेज चाहिए जिसको आप आइकन बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद जो है ना ये लिंक है। अब इस लिंक को वीडियो में आपके पास जब यूट्यूब पे अपलोड करके प्रोवाइड करूँगा तो ये लिंक को देखिएगा। तो इस लिंक को आप URL में सर्च करिएगा तो आपको जो है ना एक ब्राउज़र मिल जाएगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे आके कॉपी करता हूँ, इंटर करता हूँ। अब जैसे ही मैं इंटर करूँगा ना आपको एक वेबसाइट मिलेगा, ये वाला favicon.cc के नाम से। इस तरह का इंटरफेस होगा। आप क्या करेंगे? आप उस इमेज को आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो आप आएंगे यहाँ पे इंपोर्ट इमेज पे, सही है। इंपोर्ट इमेज के बाद आने के बाद यहाँ पे चूज़ फाइल करेंगे तो आपको ये लोकेशन खोलेगा कि कहाँ से आपको जो है फ़ाइल चाहिए। तो आपको जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल है वो आप फाइल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट कर ले, अभी मैं ये वाली लगाना चाह रहा हूँ, सही है। ये मैं करके मैं ओपन कर दिया, सही है। यहाँ पे अपलोड हो गए। अच्छा, जो फाइल आप अपलोड करेंगे ना वो हमेशा याद रखिएगा वो इस फॉर्मेट में ही होना चाहिए। इसके अलावा कोई फॉर्मेट को ये सपोर्ट नहीं करेगा। अगर इस फॉर्मेट के अलावा है तो वो फाइल सपोर्ट नहीं होगी यहाँ पे। और फाइल का साइज़ 5 MB से कम होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देता है कि आपको जो इमेज है आप जब उसको आइकन में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या चाहते हैं कि वो डायमेंशन में ही रहे या स्क्वायर साइज़ में चेंज हो जाए। तो आप इसके लिए डायमेंशन ही रखिएगा क्योंकि स्क्वायर में थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता है। उसके बाद आप कर दीजिएगा अपलोड। अब जैसे ही अपलोड करिएगा अब यहाँ पे आपको ना वो इमेज थोड़ी सी विजिबल होने लग गई है। आप क्या करिएगा? यहाँ पे आके ये डाउनलोड फेविकॉन है, इस पर क्लिक कर दिएगा। जैसे ही क्लिक करिएगा ये आपका यहाँ पे इमेज जो है डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड हो गया। अब आपको क्या करना है? ये आप जहाँ पे भी डाउनलोड किए होंगे यहाँ पे आपको लोकेशन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक किया, आपके पास वो लोकेशन आ जाएगा, सही है। ये लोकेशन आ गया, हालांकि ये मेरे पास डाउनलोड में भी आया होगा। ये रहा, डाउनलोड में आया हुआ है। अब आपको वही काम करना है जो आपने इमेज में किया था, आपको याद होगा। आप इसको यहाँ पे क्लिक करें, कॉपी करें, सही है। कॉपी करने के बाद अपने इसमें आए, यहाँ पे क्लिक करें, Ctrl V करें, फिर तो ये कॉपी नहीं होता है ना। Ctrl C किया, कॉपी, यहाँ पे आया, Ctrl V किया, मैं इसको डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप ही कर देता हूँ। यहाँ से आके मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, तो ये मेरा इमेज आ गया। अब आपको क्या करना है? वैसे ही करना है कि आपको पहले एक फ़ोल्डर बनाना होगा एसेट के नाम से। अब वहाँ पे उसके अंदर अब 3 फ़ोल्डर होंगे आपका। एक इमेज का अलग फ़ोल्डर होगा, वीडियो का अलग होगा, और आइकन्स का एक फ़ोल्डर बनेगा, उसमें सारे आपके आइकन्स होंगे जो कि ये भी शामिल होगा। क्योंकि अभी हमें इमेज और वीडियो अपलोड नहीं करनी है तो हम उस पर नहीं जाएंगे। हम सिंपल यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। फ़ोल्डर बनाने के लिए यहाँ पे फ़ोल्डर में आए, एसेट्स, सही है। एसेट्स के फिर इसके बाद क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक फ़ोल्डर दोबारा क्रिएट करेंगे। पहले इमेज का कर लेते हैं,
इमेजेस, अच्छा अभी भी ये उसी के अंदर ही है, तो मुझे अब इमेज के अंदर नहीं बनाना है, मुझे एसिड के अंदर बनाना है। तो मैं एसिड में क्लिक करूँगा, उसको डाउन करूँगा एंड देन अब मुझे बनाना है यहाँ पे आइकॉन का एक फ़ोल्डर, एंड इस तरह आपको वीडियो के लिए भी बनाना होगा। अब आप क्या करें, इस फोल्डर को लें और उठा के इसके अंदर डाल दें। तो मूव का ऑप्शन आ गया। अब देखें आइकन को बंद करता हूँ तो आइकन के अंदर पड़ा हुआ है हमारा इमेज, आइकन के अंदर हमारा आइकन पड़ा हुआ है। अब इसको लगाना कैसे, लगाने के लिए सिंपल आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पे आके आप लिंक टाइप करेंगे। जैसे लिंक लिखेंगे ना तो आपके पास चौथा ऑप्शन आएगा लिंक फेविकॉन, आप इंटर कर देंगे और इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे href में उसकी लोकेशन बतानी है, जैसे हमने इमेज में बताया था डॉट स्लैश करके। डॉट स्लैश करेंगे, एसिड में जाना है, आइकन में जाना है, ये नहीं मेरी आइकन, और यहाँ पे आ जाएंगे आप, यहाँ पे आ जाएंगे आप, इसको कर लेते हैं बंद और हाँ इसको कर लेते हैं ओपन, इसको भी कर लेते हैं बंद। ये इमेज अभी देखिए नहीं है, मैं रिफ़्रेश करता हूँ, देखें यहाँ पे मेरा आइकन आ गया है। तो इस तरीके से हम अपने टाइटल में आइकन लगा रहे होते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई मसला है?